गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिल से स्वागत है। और ग्रुप में अभी सभी के नाम, जूम में भी सभी के नाम प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत लोगों को हमें मजबूरी में ग्रुप में से रिमूव करना पड़ा, क्योंकि वो लोगों को बार बार विनती करने के बाद भी अपना नाम बताने में उनको इंटरेस्ट नहीं था या कोई मजबूरी होगी उनकी। तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, पर हमारी मजबूरी थी। और ये जब भी मतलब वो लोग अपना नाम के साथ वापस ज्वाइन करना चाहे कर देंगे, क्योंकि हमें भी इसमें बहुत ही समय देना पड़ा। पहले सबको जोड़ना, फिर उनको सबको रिमूव करना, फिर वापिस कुछ लोग आए, उनको फिर से जोड़ा, ऐड किया। तो बट वो जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी देखिए एकदम जो लोग सीखने के चाहते हैं वही अभी है। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आज। तो मैंने ये कहा था कि ये कंपलसरी कर दिया है कि आपके जूम अकाउंट में पहले साइन इन करोगे आप, तो ही लिंक में से आप ज्वाइन कर पाओगे। अभी दूसरी बात यह है कि सर्वतोभद्र चक्र कैसे बनाए, पहले तो वहां से कंफ्यूजन शुरू होती है। तो ग्रुप में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हाथ से कुंडली बनानी आती है। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, डिटेल के ऊपर से कुंडली बनाने, वो मुझे मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी गणित है वो छूट गया है। जब से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप ये सब आ गया है, तो आजकल गणित कोई नहीं कर रहा है ना। हमारे पास जब पहले मतलब कंसल्टेशन के लिए कोई आते थे, तो हम लोगों को हाथ से कुंडली बनानी पड़ती थी पहले। तो उसको जनरली तो हम उस टाइम ही नहीं थे, हम कि अभी हम आप डिटेल दे दो, बाद में उनको आने के लिए बोलते थे। क्योंकि उसमें एक आध घंटा जाता था, आधा घंटा कम से कम जाता था। तो सबके पास उतना समय नहीं होता। और फिर सबके बर्थ ईयर अलग अलग होते, तो 95 20 साल के रखने पड़ते थे, वो सब बहुत ही समस्या थी। जिसका अभी जो लोग सीधा कंप्यूटर से या मोबाइल से का उपयोग कर रहे हैं खरीद के लिए, उनको ये अंदाजा ही नहीं है। और इसीलिए उनका शायद ये विलियन, सायन राशि या अज्ञान काल, ऐसे बहुत सी टर्मिनोलॉजी का पता भी नहीं होगा। वो क्या है वो तो बात की बात है, टर्मिनोलॉजी अभी शायद पता नहीं हो, ये हो सकता है। लेकिन अभी एक बात है कि अगर आपका फंडामेंटल्स पक्का करना है तो आपको पहले वही करना चाहिए। गणित ही पहले आपको करना चाहिए। क्या वो बात है, कुंडली की बात अलग है। अभी हम बात करें कि सर्वतोमुखी आने के लिए मैंने सर से बात किया कि कैसे हम सरुतोभद्र चक्र ये सर जो देते हैं वो हम कैसे, पहले तो उसमें क्या है वो सर बताएंगे, उसका उपयोग वो सर सिखाएंगे। तो सर ने बोला ये वो जब मतलब सरुतोभद्र चक्र पहले जब हाथ से बनाते थे तो वो 4 5 घंटा आराम से निकल जाता था। तो उसके लिए बोले जैसे अभी कुंडली के लिए, गणित के लिए आप मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसी तरह इसका भी सॉफ्टवेयर हमें यूज करना चाहिए। तो क्योंकि ये गणित का भाग है वो अभी बहुत इजी हो गया है, तो इसलिए अभी हमको ये सर थोड़ा समझाएंगे। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि अभी ये सर्वतोभद्र चक्र कैसे बनाए। वो तो सर ने बोला कि इसमें तो 2 महीना वो सिर्फ बनाने का सिखाने में निकल जाएगा। तो हमने फिर वो थोड़ा डिस्कस किया कि और वो आज ही डिस्कशन हुआ है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, क्योंकि सर्वतोभद्र चक्र ये कोई सामान्य रूप से मतलब इट इज वेरी अनकॉमन, वो सामान्य रूप से उपयोग नहीं होता। तो मैंने भी चेक किया तो इतने जगह अवेलेबल नहीं है, 2 3 4 जगह अवेलेबल है। और वो सारे पेड है, चाहे वो एस्ट्रोसेज पे शायद फ्री में अवेलेबल है, लेकिन दिलीप सर का कहना है कि वो एक्यूरेट नहीं है। तो अभी उसको जरा पार्क करके रखते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, उसकी क्या प्राइस रहेगी, पेड या मोबाइल ऐप जो भी है उसका अभी। क्योंकि आज ही आया और आज संडे है, तो आप समझ सकते हैं आईटी कंपनियां सारी अवेलेबल नहीं होगी उनकी।
इसीलिए बेटर है कि आज उसके लिए डिस्कशन न करें, और हम ये कोशिश करें कि अ, अपना समय जो है वो सॉफ्टवेयर के बदले सर्वतोभद्र चक्र, जैसे सर मतलब दिलीप सर बताए वैसे वैसे अपने समझ जाए, समझने की कोशिश करें। थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग अपने को करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनकॉमन टॉपिक है। तो अभी सर आगे बताएंगे। दिलीप सर, हैंड ओवर टू। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते। सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे कि अभी भाई साहब ने जो कहा, जयेश भाई ने, तो आप जैसा चाहे वैसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राथमिक से हम अगर हमको कुंडली बनाने के लिए कोशिश करना है तो हम उससे भी शुरू करेंगे। ऐसे कोई ये नहीं, उसको ज़्यादा करके घाई नहीं करना है मुझे। तो पूरा ज्ञान जो है अच्छी तरह से हमको देना है, और समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैं स्पीडी जाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो मेरा कोई सेंस नहीं रहेगा। और आपको सीखना ही हमारा उद्देश्य है, सीखना हमारा उद्देश्य है कि सिखाना है। और दूसरी बात ऐसी है कि कुंडली अगर आप बनाना चाहते हो, कैसे बनाना है, तो अगर प्रैक्टिकल में, तो आप तो जानते हैं कि आप ज्योतिष हुए, तो आपको लग्न कुंडली कैसे बनाई जाती है, उसमें फिर कन्वर्जन जो है नवमांश कैसे बनता है, ये आपको पता है। उसके बाद में हमको फिल द ब्लैंक जो होता है, जो फिल द ब्लैंक क्या होता है कि जहाँ पर चारों बाजू जो आकाश के बाजू में जो सूक्ष्मांश दिए गए हैं, उसमें हमारा ग्रह अकॉर्डिंग टू डिग्री उसमें वहाँ पर रखना है। तो ये पहला बात है। दूसरी बात ऐसी है कि स्पष्ट ग्रह जो है वो हमको बहुत ज़रूरी है, बगैर स्पष्ट ग्रह हम नौमांश नहीं बना सकते, ये बात है। सूर्याचं नक्षत्र बिंदु, चंद्राचं नक्षत्र बिंदु, धारकांश कुंडली और नाड़ी कुंडली, ये जो है वो नोट्स भी मैंने भेजा था। अगर किसी को समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी मैं यहाँ पर बनाने का कैसे वो सिखाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जयेश भाई कहेंगे उसी तरह हमको चलना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर है, और वो एक सेवा धरती के ऊपर आपके लिए उन्होंने पूरा अभी नया लिंक भी लिया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने इनवाइट भी किया है, तो मैं उनका आभारी हूँ। ताकि ये शास्त्र जो है वो आपके आपके पास तक पहुंचना चाहिए, ऐसी उनकी भूमिका और मनोधारणा है। तो उसका मैं उनका मैं स्वागत करता हूँ वो चीज़ का। तो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो जैसे कि आपके इच्छा अनुसार आपको जैसे चाहिए आप मुझे आदेश दे दीजिए, और मैं उसी तरह काम करूँगा कि जैसे आपको तसल्ली हो। जैसे जयेश भाई जो कहेंगे उस आधार पर मैं आपसे जो भी चीज़ रहेगी वो मैं आपको कंट्रीब्यूट करूँगा। हाँ, बताइए, कोई कोई चीज़ सर है? ऐसा है। हाँ हाँ। जी, हाँ बताइए। सर, ऐसा है कि आप हमें सर्वतोभद्र चक्र सिखाएंगे, लेकिन वो भी अगर मैन्युअली हम बनाने बैठेंगे, किसी का हाँ। प्रिडिक्शन करना हो, कोई हमारे पास आया है, तो यस। उसका अगर मैं बनाने बैठूंगा तो फिर तो मतलब वो उसमें 3-4 घंटा जाएंगे तो वो भाग जाएगा, या फिर वो दूसरी बार बुलाना पड़ेगा। तो वो टेक्निकली इनकन्वीनियंट है, तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसी का ही सही यूज बात है। करेंगे और सोल्यूशन करेंगे उससे। सही तो बात है। अगली अगले जूम मीटिंग तक अपने मतलब या मैक्सिमम एक वीक के अंदर इसका अच्छे से सॉल्यूशन अपने तैयार यस। करके जो भी हाँ अवेलेबल हाँ। होगा, फ्री वाला भी बता देंगे, पेड वाला भी बता देंगे, बाकी उनकी फिर मर्जी है। नहीं, फ्री का तो कोई भी नहीं गगन, है साहब। जो एस्ट्रोसेट में अरे जो है ना एस्ट्रो साहब। सेज में जैसे फ्री है, हाँ। देखिए ऐसा है, एस्ट्रो सेज में फ्री है बराबर, लोगों को यूज करना है उनकी मर्जी है। नहीं, मगर वेद नहीं दिया है ना उसने सर। अरे वो देख। फिर मेंबर को डिसाइड करने दो सर। देखो मेरी बात सुनिए, देखो ऐसा लोगों को ये लगे कि भाई हम इसका ये सॉफ्टवेयर वाला ये बताएंगे वो बताएंगे, तो लोगों को लगेगा हमारा उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोई लोगों कोई को ऐसा लगेगा कि भाई नहीं। यस। यस। फिर यस सर। तो बराबर। हम तो मतलब सारे ऑप्शन बता देंगे, जिसको जहां से जो लेना है ले, ना ले उनकी मर्जी है। यस, करेक्ट। गगन जी अभी मगर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, अभी अभी कोई ये डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में ही सारे लास्ट में क्वेश्चन आंसर हर हर एक ने करेंगे। देखिए, जो भी कुंडली हमारे मैं भेजूंगा,
तो वो कुंडली का जेरॉक्स निकालना बहुत ज़रूरी है। एक स्टार्ट है अपना। पहली समस्या वो है कि हमको कुंडली बनाना चाहिए। वो कुंडली बनाने बगैर हम उसको रीड नहीं कर सकते, और वो रीड करने के लिए आपको जो फार्मूला है वो पूरा के पूरा 100% उसमें मैं कभी कोई कमी नहीं रखूँगा, वो पूरा सिखा दूंगा, आपके क्वेश्चन आंसर भी उसमें दूंगा। लेकिन कुंडली आपको जेरॉक्स करना, आपके हाथ में कुंडली होना बहुत ही ज़रूरी है, और जेरॉक्स निकाल के उसको लैमिनेट करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो बार बार कागज़ ख़राब ना हो। आपको हमेशा के लिए उसको इस्तेमाल करने को आना चाहिए, स्टडी करने के लिए। नोट्स है वो सर जी दे देंगे आपको, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी जयेश भाई का बात है वो जयेश भाई आपको प्रोवाइड करेंगे। जो अटेंडेंस है, एक भी लेक्चर अगर आपका मिस हो गया तो आपका स्टडी जो है वो वीडियो पे सर जी डालेंगे, तो उसमें वो आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। समझ गए ना? तो अभी जैसे देखिए, ये हमारी कुंडली है, ये एक पुरुष की कुंडली है। तो ये मीन लग्न की कुंडली है। तो मीन लग्न की कुंडली में हम देखेंगे तो लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, तो हमको उससे ही नौमांश हमारा नक्की करना पड़ता है। तो यहाँ पर मीन लग्न को कौन सा नौमांश आया है, तो कन्या नौमांश आया है, बराबर है। तो मीन लग्न को कन्या नौमांश के लिए पहले तो हमको स्पष्ट लग्न जो है वो 60 डिग्री का है, 7 डिग्री। तो मीन लग्न आरंभ होता है कर्क नौमांश से, और उसका तीसरा चरण जो है वो कन्या नौमांश है। तो कन्या नौमांश में जैसे कोई ग्रह रहेगा या लग्न रहेगा, तो वहाँ पर उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सौम्यांश। सौम्यांश। तो ये लग्न जो नौमांश है उसका लग्न बिंदु सौम्यांश में है। सौम्यांश मतलब क्या है कि बहुत ही स्लो, सौम्य, सौम्य गति से चलना, सौम्य गति से प्रतिसाद देना, ये सारी चीज़ों का ये व्यक्ति कैसे रहेगा, तो सौम्य रहेगा, पेशेंस से बात करेगा। और कन्या नौमांश है, बुद्धिजीवी है, और वहाँ से उसकी जो भूमिका है वो विचारवंत की रहेगी, विचार करके ही वो जवाब देगा। तो ये नौमांश उसको बहुत अच्छी तरह से लगा है, ये पहला नौमांश है उसके जीवन का। तो वहाँ पर वो नौमांश जो है हम देखेंगे, तो लग्नेश जो मुख्य कुंडली का अधिपति जो गुरु है वो किस जगह पर है वो हम देखेंगे। तो लग्नेश को बहुत महत्व रहता है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु कौन सी जगह है, तो गुरु दशम स्थान में है, और दशम स्थान में धनु राशि में है। तो धनु राशि का गुरु अगर हमको ढूंढना हो तो हमको पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। पश्चिम दिशा में वो मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में विचक्षणांश में है। मतलब गुरु बुद्धि का कारक है, बुद्धिजीवी है। तो विचक्षणांश का मीनिंग क्या होता है, तो इंटेलेक्चुअल, मतलब ये इंसान का अगर हम ये करेंगे, फलादेश करेंगे, तो डेफिनेटली उसका अधिपति जो है गुरु, लग्नाधिपति जिसको हम बोलते हैं, वो गुरु सप्तम स्थान में, मतलब वहाँ पर वो विचक्षणांश में आया हुआ है। तो विचक्षणांश जो है वो धनु राशि में, मगर मुख्य कुंडली में वो दशम स्थान में है। तो उसको भी अच्छा नौमांश मिला है। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव चीज़ होती है, एक तो लग्न बिंदु, और लग्नाधिपति जो मुख्य कुंडली का है, जो क्षेत्र कुंडली हम जिसको कहते हैं, उसका अधिपति गुरु, वो भी बहुत ही अच्छी जगह विचक्षणांश में आया हुआ है। तो वो अच्छे पोजीशन में है, मतलब उसका गुड ये है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसे हमको विचार करना चाहिए। आप समझ गए सब लोग? एक मिनट सर, हाँ हाँ, बोलिए एक मिनट सर। बोलिए सर, बोलिए। आप ये जो मतलब कुंडली में प्रथम स्थान का अधिपति, यस, बराबर, और पहले तो लग्न का अंश, उसके ऊपर से उसका नौमांश। अ, जो भी मतलब आपने नवमांश देखना है, हाँ, बराबर। यस, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जैसे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, भले वो चाहे मैं, आप जो भी बोलो, मैनेज करता हूँ, ठीक है होस्ट ठीक है हूँ, फलाना, ठीक है ठीक अल्टीमेटली मैं पहले मैं स्टूडेंट हूँ, बाद में वो सब। तो है। मैं हाँ ये सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि हम लोगों को ये जो जो आदत है हमारी, मतलब वो आपके जितना, मतलब वो माइक्रो लेवल में हम लोग इस पर मतलब ध्यान नहीं दिया है हमने। कोई बात तो नहीं, कोई अभी बात सबसे पहले हाँ हाँ सर, सर लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो मतलब ये है कि अभी जैसे नौवंश के जो नाम है, नहीं। हाँ बराबर,
फिर जैसे नक्षत्र के चारों पद जो है उनके सभी हाँ, के नाम है, वो यस, उसके ऊपर से आप बताते हैं। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर पहले आपको, मेरी आपसे मतलब विनती है कि पहले हाँ, हमें नवमांश के जो भी नवमांश हैं अर्थ, सबके, अर्थ, उसके बारे में पहले बताएं। हाँ, और उसके गुण धर्म, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बताएं। फिर हाँ, उसी तरह नक्षत्र के जो भी अपने ठीक, 108 है उसके बारे में बताएं। ठीक फिर है। अपने कुंडली के ऊपर आए तो हमें फंडामेंटल समझ स्ट्रांग होंगे सर। कोई बात नहीं, वैसा करेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम्म। पर कैसे है कि जिसको भी हमको जो भी चीज़ लाना है, तो उस आधार पर हमको हम्म। विश्लेषण करना है। तो जो भी हाँ विश्लेषण तो सर आवश्यक। जैसे जैसे हाँ, हाँ जैसे सर कुंडली का विश्लेषण करना है तो यस, पहले 9 ग्रह है, 12 राशियां हैं, फिर कौन सा खाना है, कौन सा भाव है, क्या है उसका, क्या मतलब भाव से क्या देखा जाता है, ग्रह से क्या है, फिर वो राशि और क्या, दिशा क्या है, तत्व क्या है, मतलब ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें पहले वो फंडामेंटल्स है। अभी कैसे तो अभी वो, स्टार्ट करेंगे। हाँ तो देखिए, ये हाँ हाँ अश्विनी हाँ नक्षत्र हाँ है, दिखता है आपको लेफ्ट साइड में। आपके लेफ्ट साइड के अंदर हाँ अश्विनी सर, नक्षत्र दिखता है। तो अश्विनी सही है नक्षत्र सर। जो है, तो वहाँ पर उसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो पहला चरण जो है जी सर। वो तस्करांश है। उसके बाद हाँ में तस्करांश मतलब क्या है कि किसी आदमी का गलत काम होना या गलत व्यवहार से हाँ, उसको धोखा होना। मतलब वो तस्कर मतलब चोर, कुछ, हाँ, तस्कर हाँ, मतलब चोर है। हाँ, नहीं मतलब चोर मतलब वो खुद चोर रहेगा ऐसा नहीं है। हाँ उसके लेकिन वो जीवन, चोरी का मतलब वो दूसरे दूसरे के हक का छीन लेगा। नहीं नहीं ऐसे भी नहीं है। वो डिपेंड अपॉन द हम्म। प्लैनेट। कि अगर समझो अश्विनी हम्म। नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई रहता है गुरु, तो गुरु रहता है तो हम्म। गुरु संतति का कारक है, गुरु विद्या का कारक है, हम्म। गुरु सोना का हम्म। कारक है, गुरु धन का कारक है। तो हम्म। शायद ऐसा हो हम्म। सकता है कि जब उस गुरु को वेद लगेगा, तो उस समय में वो हम्म। व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना होगी, तो उसका नुकसान हो हम्म। सकता है। वो खुद चोर रहेगा ओके। ऐसी उसकी भावना नहीं है। अगर समझो मेष लग्न हम्म। और प्रथम नवमास में अगर किसी का जन्म हुआ, तो वो चोरी रहेगा ऐसा हम आरोप नहीं कर सकते। शायद उसके हाँ हाँ ठीक ऊपर है, ठीक। धोखा हो सकता है, उसके ऊपर अत्याचार हो हाँ सकता है, उसकी चीजें चोरी हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच हाँ, सकता है। मतलब ओके ओके ओके। हाँ, अभी समझो ठीक है। कि तस्करांश में हाँ। शुक्र रहा, तो शुक्र पत्नी का कारक है, सुख का कारक है। तो अगर हम समझो देखते हैं कि हम्म। तुला लग्न आया और सप्तम स्थान में मेष राशि आती है और तस्करांश में शुक्र बैठा हुआ है, इट इज़ नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड। तो वो क्या रहेगा कि उसको वैवाहिक जीवन जो उसका रहेगा वो ठीक नहीं रहेगा, वहाँ पर बहुत कटकट शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो पर्टिकुलर नौमास जो है, अभी ये नौमास समझो 12वें स्थान में भी आ सकता है ऋषभ लग्न को, समझिए ना। हम्म। तो 12वें स्थान में धन हम्म। जा सकता है या धन चोरी हो हम्म। सकता है। अगर षष्ठ स्थान में आया, हम्म। तो वो वहाँ पर षष्ठ स्थान में उसकी नौकरी की जगह वो करप्शन जो है, वहाँ पर उसकी वहाँ पर तकलीफें आ सकती है, वहाँ पर वो पकड़ा जा सकता है। ऐसे भी बात है। उसको शायद वो जो टेबल जी मिलेगा, जी। वो टेबल के ऊपर उसको इलीगल काम करना पड़ेगा। ऐसी भावना है। समझ गए। मतलब हर एक अब ये फिर, सुषमाओं, हाँ, हर एक हाँ हाँ सुषमाओं तो का मतलब जो ये है कि, मेन है। हाँ, बोलिए। तो ये जो उसमें ये कौन सा ग्रह है उधर, वो भी इम्पोर्टेंट है इसके साथ हाँ, साथ। ये अगर समझो हाँ, राहु और ये रहेगा। कौन से भाव में, हाँ, कौन से भाव और में। ये कौन से भाव में है। यस, हाँ मतलब ये भी साथ में जोड़ना है। ओके यस, ओके। कौन से भाव में समझो कल हाँ। पंचम स्थान में है, और किसी इंसान को समझो संतति के बारे में, विद्या के बारे में, फ्रेंड सर्कल में धोखा हो सकता है। हम्म। मतलब समझ एक, समझो किसी का फ्रेंड है, वो फ्रेंड उसको चोट पहुंचा हम्म। सकता है, उसका धन लेके जा सकता है। हम्म। वो खुद चोर हो सकता है ऐसा नहीं है। फिफ्थ हाउस समझ जो गया। है, हाँ, तो फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, तो रिलेशन देखते हैं, एक्टिंग देखते हैं, कला देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं। तो वहाँ पर उसका पूर्णत्व नहीं हो सकता है। फिर वह भोग्यांश,
भोग्यांश जो है, सारे वृषभ नवमास जो है वो भोग्यांश है। वो बहुत ही अच्छा, मतलब इंसान के जीवन में वृषभ नवमास के अंदर चंद्रमा का उच्च नवमास है, शुक्र का खुद का नवमास है। तो यहाँ पर अगर मेष राशि में भी ग्रह रहा, अश्विन और अश्विन नक्षत्र में भी रहा, तो भी वो भोग्यांश जो है वो इंसान को सुख का कारक ही होगा। वहाँ पर कोई गलतियाँ नहीं सकती, वो उपभोग ले सकता है। जितना भी जीवन का उपभोग है वो अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर सकता है। तो भोग्यांश जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कोई बुरा नहीं है। उसके बाद में जी आता जी। है विचक्षण अंश। इस इंसान का जो अश्विनी नक्षत्र में, एक तो ये तांत्रिक नक्षत्र है, तांत्रिक मतलब टेक्निकल, टेक्निकल नक्षत्र है। हम्म अगर वो समझो उस टेक्निकल हम्म। नक्षत्र में जाता है, टेक्निकल फील्ड में जाता है, तो अगर वो बिंदु विचक्षणांश में आता है तो उस समय में वो विद्या हासिल करने के लिए उसको कोई बाधा नहीं आएगी। इसके लिए वो विचक्षणांश में जी जो भी ग्रह रहेगा, उस ग्रह के, हर एक ग्रह के पास अनेक कला होती है, अलग अलग कला होती है। तो वहाँ पर वो उसकी अदाकारी दिखाता है, तो उसको वो बुद्धिमत्ता जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसा हम उसको ये कर सकते हैं। तो ये पंडितांश है, मतलब पंडितांश मतलब लीड, जैसे विद्यावान। पंडित हम किसको बोलते हैं? जी तो विद्यावान जो प्रमुख रहता है, बुद्धिमान रहता है, उसको पंडितांश कहते हैं। उसके बाद में आता है धनांश। हाँ बोलिए। जी। हाँ, पंडितांश मतलब नॉलेजेबल पर्सन। नॉलेजेबल, हाँ पंडित मतलब वेल एक्सपीरियंस, बुद्धिमत्ता का ये है। फिर बाद में आता है धनांश, मतलब ये जो कर्क नवमांश है, ये आर्थिक स्थिति में बहुत बढ़िया योगदान देता है। यहाँ पर धनांश रहता है इस इंसान के, वहाँ पर जो भी प्लैनेट रहेगा, तो अर्निंग ऑफ सोर्सेज जो है, अगर समझो रवि से लेके केतु तक जो भी रहेगा, तो धनांश में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। राहु भी धन देता है, केतु भी धन देता है, मंगल भी देता है, शनि भी देता है। तो कोई ऐसा ग्रह नहीं है कि जो धन नहीं दे सकता है, लेकिन उसको स्लॉट बहुत ही अच्छा आया हुआ है और वो धनांश है। तो धनांश में ये चार चरण जो है अश्विनी के, तो वो तस्करांश जो है, उसके बाद में भोग्यांश है, पंडितांश है और धनांश है। इसमें जो भी ग्रह रहेगा, ग्रह की जो क्वालिटी है, ग्रह की एक्टिविटीज है, उस आधार पर इस इंसान को हमको प्रिडिक्ट करना चाहिए। व्हाट इज एनी यस क्वेश्चंस? सर, यस सर। नहीं सर, और ये आप जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सब मेंबर मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये नोट्स में मिलेंगे ना फिर। हाँ नोट्स में है, मगर ये वर्णन नोट्स में ठीक। रहेगा, आई डाउट। हाँ, हम्म। ये वर्णन हमको सीखना ठीक है पड़ेगा। सर। ओके। हाँ। हाँ, वो बाय हार्ट करना पड़ेगा, लेकिन यस। नोट में अगर मिले तो अच्छा रहेगा, यूं कह रहे हैं सर। नोट्स में तो देखिए अभी नोट्स मैंने भेजा था हिंदी में, तो उसमें दिया हुआ है वो, मतलब बहुत सारांश में है, बहुत कम, एक शब्द में है, लाइन हम्म। में भी नहीं है सो ये। हाँ बोलिए। देखो, वैसे तो सर मतलब क्या है कि नाम से तो पता चल ही जाता है। तो हाँ। काफी चीजों का तो थोड़ा यस। बहुत हमें फिर अपना लॉजिक अप्लाई करना है, और कुछ करेक्ट, कंफ्यूजन होगा तो आपको करेक्ट, पूछ लेंगे फिर। ठीक करेक्ट, है सर। करेक्ट, ठीक है करेक्ट। सर। अच्छा, उसके बाद ओके में सर। भरणी नक्षत्र थैंक्स। आता है। तो भरणी जी नक्षत्र का सर। पहला चरण जो शिव नवमास आता है, भरणी नक्षत्र का आरंभ शिव नवमास से होता है, और वहाँ पर वो है नृपांश। तो नृपांश जो होता है वो, इसके अंदर क्या होता है कि नृप मतलब राजा, मगर ये राजा कौन हम्म सा है? तो स्वपराक्रम से बना हुआ राजा है। अगर समझो कि जो हम्म भी ग्रह रहेगा उसके अंदर, तो सूर्य यहाँ पर ऊंच का होता है और खुद के नवमांश में रहता है, तो सूर्य अधिक बलवान हो जाएगा नृपांश में। तो नृप मतलब राजा, राजा मतलब अधिकार। जी अब ये राजा तो अलग रहा, बहुत कम राजे होते, लेकिन जो भी जहाँ पर जिंदगी में काम करेगा उसके पास पावर्स रहेगी, अधिकार रहेंगे, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। और रवि बलवान रहता है तो इंसान की प्रकृति, इंसान की नज़र, दृष्टि, और ये काफ़ी चीज़, मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट है, वो राजा समान हो जाता है। उसके बाद में जो आता है नपुंसकांश। तो नपुंसकांश मतलब जो चीज़ है, कन्या नवमांश है। तो नपुंसक जो होता है, तो जो भी ग्रह उसके अंदर आए, तो उसका जो काम करने का तरीका रहता है वो बहुत ही स्लो और अंडरग्राउंड रहता है। मतलब जिसको हम
दूसरे सामने वाले लोग उसको कमी समझते हैं, लेकिन ये लोग बहुत होशियार होते हैं। नपुंसकांश जो है अंदर के दिल से, मतलब गूढ़ रीता काम करने वाले लोग जो अपनी शूरता नहीं दिखाते हैं। गॉट इट? तो नंबर ऑफ थिंग, जैसे जिसको जो डिटेक्टिव है या और भी कुछ काम करने वाले हैं, वो लोग फिजिकली काम नहीं करते, मेंटली काम करते हैं। तो फिजिकली काम करना और मेंटली काम करना, उसमें फर्क है, तफावत है। तो उसी तरह यहाँ पर नपुंसकांश मतलब वहाँ पर हम बोलते हैं कि આ તારું કામ નથી, તો એટલે તમે જાણી લો કે ભાઈ નપુંસકાંશ એટલે નપુંસકાંશ, આ જે ગ્રહ રહેશે, जो ग्रह रहेगा वो जल्दी रिजल्ट ना दे पाएगा, उसको समय लगेगा। उसके बाद में आता है अभयांश। अभयांश स्थूल नवमास है हर जगह, तो वहाँ पर अभय मतलब क्या है कि आपको रिलीफ मिलेगा, वहाँ पर आपको सुरक्षित रहेगा। कोई भाई मिस्टेक, अगर किसी आपके पास से मिस्टेक हो गया तो अभय रहेगा, आपको चिंता नहीं रहेगी। तो इट इज़ एक्सक्यूज, मतलब वहाँ पर आपको माफ़ी मिल जाएगी। ऐसे तरह का वहाँ पर हम उसको विचार कर सकते हैं कि वहाँ अभय अंश जो है वो उस जगह पर ऐसी तरह की स्थिति जो है वो दे सकता है। अभी यहाँ पर हम भरणी नक्षत्र देखेंगे, तो भरणी नक्षत्र में जो अभयांश है उसके बाद में आता है पापांश। तो पापांश जो है, ये जो लाल मार्किंग किया हुआ सब जो नौमांश है, देखिए लाल कलर का दिखता है ना, लाल पीला लाल उसके अंदर दिखाया, वो निगेटिव है। तो निगेटिव मतलब क्या है कि वहाँ पर अगर कोई ग्रह रहा तो वो इतना अच्छी तरह से फल नहीं देगा। तो ये पापांश है। शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ में कोई व्यक्ति गलत तरीके से वो व्यवहार कर सकता है, या तो हमारे पास से गलत व्यवहार हो सकता है। और उदाहरण तौर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वृश्चिक नवमास आता है। वृश्चिक नवमास जो है वो हमारे मंगल ग्रह का नवमास है। तो मंगल जो पापांश में है, तो वहाँ पर मंगल का फलित अलग रहेगा, गुरु का फलित अलग रहेगा, रवि का फलित अलग रहेगा, शुक्र का फलित अलग रहेगा, मगर नवमांश का फलित जो है वो पापांश ही रहेगा। वहाँ पर यदा कदाचित आपके विरुद्ध में काफ़ी चीज़ें हो सकती है, वहाँ पर बाधाएं हो सकती है, और आपसे कहीं गलत चीज़ें करवाई जा सकती है आपकी इच्छा के बाद, मतलब इच्छा ना हो तो भी आपसे करवाई जाए, तो ये इसको पापांश कहते हैं। व्यक्ति अच्छा रहेगा तो उसमें भाग ऐसा है, अगर समझो यहाँ पर पापांश में ग्रह है लेकिन लग्न बलवान है, तो लग्न का बिंदु अगर बलवान रहेगा तो वहाँ पर वो पापांश का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अंतर्मन लग्न और चंद्रमा जो अगर अच्छे पोजीशन में है तो वहाँ पर इंसान के हाथ से कोई गलतियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि विचारधारा बहुत अच्छी रहेगी। ये भी हमको प्रेडिक्शन के समय में लॉजिक यूटिलाइज करना चाहिए। ओके? यस सर। हाँ, तो ये नौमास का जो फलित है वो इस तरह से हमको देखा जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया कि भाई नौमास से हम शुरू कर रहे हैं। नौमास बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सेक्टर्स के अंदर। अभी हम देखते हैं कि तीसरा चरण जो है, जैसे कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है, यह नक्षत्र जो है ये पूर्व ईशान्य की ओर पर आता है, पूर्व ईशान्य दिशा। और भरणी नक्षत्र जो है वो उत्तर ईशान्य दिशा है। तो कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण जो है वो मेष राशि में आता है, और 3 चरण जो है वो वृषभ राशि में। ये त्रिपाद नक्षत्र है। तो त्रिपाद नक्षत्र का आरंभ जो है ईशान्य दिशा से होता है। तो वहाँ पर ईशान्य दिशा में पहला है धनांश। बहुत बढ़िया, धनु नवमास है वो, तो धनांश है, अच्छा नवमास उसको माना गया है। तो उसमें मतलब आर्थिक स्थिति इंसान की बहुत ही अच्छी रहेगी, इंसान काबिल रहेगा। वहाँ पर उसके गुरु का नवमास है, तो गुरु का जब नवमास में कोई ग्रह रहता है तो वहाँ पर उसको जो भी प्राप्ति होती है वो किसी कृपा से होती है। तो वो कृपा जो है ये व्यक्ति के ऊपर रहेगी, तो वहाँ पर वो अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, और वहाँ पर धनांश जो है आर्थिक सक्षम रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन या विद्या, जो भी गुरु के कैरेक्टर्स आते हैं
इट इज रिलेटेड विद द सूक्ष्मांश एंड रिलेटेड विद द नौमांश। दोनों चीज जो है वो हमको कैलकुलेट करके, और कौन से स्थान में है वो स्थान को भी, क्योंकि ये जो दिशा है वो ईशान्य में है। तो समझो कि एक व्यक्ति का ऐसे हुआ कि वहाँ पर अगर समझो आप एक आध लग्न बोलिए मुझे जय जी। मेष लग्न। मेष लग्न में तो ये जो है मेष राशि में ही धनांश आएगा, तो लग्न में आएगा। हाँ तो, हाँ तो कुंभ लग्न ले लीजिए। अच्छा ठीक है, कुंभ लग्न के अगर हम देखेंगे तो कुंभ लग्न में मेष राशि पराक्रम स्थान में आती है, मतलब तृतीय भाव में आती है। तो तृतीय भाव में ये लास्ट का भाव है जहाँ पर नवमांश चेंज होने का है, ये लास्ट अंश है। तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर धनांश है, तो भाई बहनों को वो ज़्यादा करके फलित देगा, मतलब अपने भाई जो रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुंभ लग्न को तृतीय स्थान में ये धनांश आया और उसमें ग्रह रहा, तो देखिए ग्रह रहा तो ही इफेक्ट आएगा, ग्रह नहीं रहा तो नहीं आएगा। तो हमारे पड़ोसी है, हमारा छोटा प्रवास है, हमारा लिखान है, जैसे हम कोई लिखते हैं तो उस आधार पर धनांश जो है वो आर्थिक प्राप्ति देगा और बहुत ही अच्छी तरह से रिलेशन मेंटेन करेगा। तो हमारे भाइयों के साथ में अगर कुंभ लग्न कहा आपने, तो भाइयों के साथ में अच्छा रहेगा। मकर लग्न को अगर हम देखेंगे तो चतुर्थ स्थान में अगर ये आया तो धनांश तृप्ति रहेगी, घर भरा रहेगा, आर्थिक कभी मनाही नहीं है, लेकिन ग्रह आना चाहिए। ग्रह नहीं होगा तो उसका फलादेश नहीं होगा। तो ये चीज है। ओके, गॉट इट। उसका बाद में यस सर। उसका, हाँ, उसका जो दूसरा है वो मकर लगा। मैं थोड़ा बोलिए हाँ बोलिए एक बोलिए। मिनट सर, मैं थोड़ा समराइज, हाँ मैं समराइज कर लूँ, थोड़ा इतना डिस्कशन हुआ कोई बात ताकि नहीं। लोगों को थोड़ा, मतलब मेंबर्स को हाँ, एक अच्छा रिकैप बन जाएगा। श्योर। सर ये आपने बताया कि जो येलो कलर के अंदर रेड फॉन्ट वाले हैं वो नेगेटिव है, बराबर, उनका इफेक्ट नेगेटिव आएगा, बाकी यस का पॉजिटिव है या यस न्यूट्रल है। अभी यस। वो हमें अपना लॉजिक अप्लाई करना है, लेकिन ये जो नेगेटिव है पहले उनके लिए ऐसा है कि या तो वो हमारे से नेगेटिव पाएंगे या हमको उनसे नेगेटिव, दूसरे से नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर समझो दशम स्थान में पापांश आया और पापांश में वो हाँ तो चीज दशम आ स्थान, गई। हाँ हाँ एक मिनट, तो एक मिनट अभी रुकिए सर। दशम स्थान में पापांश है, मतलब कि मेष राशि दशम स्थान में आपने कही, तो नहीं, मतलब ये वृषभ कि राशि, कुंभ लग्न को वृषभ लग्न जो है, कुंभ राशि को कुंभ लग्न आएगा तो चतुर्थ में वृषभ राशि आएगी, और सिंह राशि, हाँ तो सिंह लग्न को वृषभ राशि आएगी। हाँ हाँ सर, तो वही मतलब मैं थोड़ा कंक्लूड कर रहा था कि जैसे मेष राशि अगर 10वें स्थान में है, यानी कि कर्क लग्न होगा, हाँ। बराबर, तो उस नहीं अंदर अगर वहां पर, हाँ जी, नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ। अगर समझो आपने कुंभ लग्न कहा, तो कुंभ लग्न को वृषभ राशि, अभी राशि चेंज हो गई साहब, क्योंकि एक नौमांश जो है मेष में चला गया और हाँ दूसरा जो, हाँ अपने चलो कुंभ लग्न से ही बात करते हैं, चलो हाँ, ठीक है। तो कुंभ लग्न में तो चतुर्थ कुंभ में ही लग्न के वृषभ आएगा। अंदर मेष, कुंभ लग्न में मेष राशि जो है वो तीसरे स्थान में है और वृषभ राशि है वो चौथे स्थान में है। करेक्ट। अब मेष राशि में कोई भी ग्रह नहीं है मान नहीं लो, है। नहीं बराबर, है। और चतुर्थ स्थान में मान लो चंद्र है, और हाँ। चंद्र जो है वो मेष राशि के अंदर ये अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में है। नहीं, मैं चतुर्थ चांद में कुंभ लग्न को अश्विनी अरे नक्षत्र वृषभ में राशि है। में, हाँ। हाँ हाँ वृषभ बोलिए। राशि में। वृषभ राशि के हेलो। अंदर, हाँ वृषभ राशि के अंदर वहां पर कृत्तिका नक्षत्र में आरंभ पापाओं से ही है। हाँ सर वही मैं कह रहा हूँ, तो वहां पर कृत्तिका नक्षत्र है और कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्र है, कृत्तिका डिग्री के नक्षत्र के हिसाब दूसरे से। चरण में, दूसरे चरण में। पहला ओके, चरण मेष राशि दूसरे में चरण चला गया, में है। दूसरा तो चरण। पहला चरण तो मेष राशि में जाएगा, सही है, तो यस। दूसरे चरण में है वहां पर वृषभ राशि में। तो उसका जो ये नवमास बन रहा है वो है पापाओं। थोड़ा पापांश है। तो पापांश है, इसकी वजह से वो जो
रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट है जो वो नेगेटिव नेगेटिव। मिलेगा, या नेगेटिव। हमको नेगेटिव मिलेगा या हमसे कोई नेगेटिव चीज होगी। यस। ठीक है ना? यही हाँ। अपना इतना कंक्लूड हुआ अभी तक का। यस। यस सर, अभी ओके प्लीज अब प्रोसीड। ओके, अभी देखिए, हम लोग बोलते हैं कि कुंभ लग्नों को चतुर्थ स्थान में वृषभ राशि आती है। मैं उदाहरण तौर पे देता हूँ आपको। अभी जैसे कि अमिताभ बच्चन का कुंभ लग्न है और चतुर्थ में वृषभ राशि आई है, और वहाँ पर वो शनि है चतुर्थ स्थान में, समझे? जी सर। तो चतुर्थ स्थान में जो शनि है, तो दाखला के तौर पर वो कलावंत है। लग्नेश कहाँ पर है? तो वृषभ राशि में है। तो कला के माध्यम से उसका अच्छा। आकर्षण रहेगा। लेकिन वृषभ राशि में होने के बाद में वो कौन से नक्षत्र में है? तो वो रोहिणी नक्षत्र में है। तो रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण जो है वेरी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जो ये है उग्रांश है या पापांश है, वो अच्छा नहीं है। तो कौन सा सूक्ष्मांश है, उस आधार पर हम फल देना चाहते हैं और फल देंगे। तो उसमें से अगर समझो ये पापांश आपको समझ आ गया सबको, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। अच्छा, समझो ऐसा हुआ कि लग्न में पापांश आया, आ सकता है, ऋषभ लग्न में जी सर। पापांश आ सकता है। तो आदमी की जी सर। विचारधारा जो है वो अलग रहेगी। मतलब वो हम्म। थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, क्रिमिनल रहेगा, हम्म। दूसरे के बारे में गलत अच्छा। सोचेगा, उसको बहुत समस्या हम्म। आएगी, अड़चन में आ सकता है, काफ़ी तकलीफें हो सकती है। ऐसे उसके रिजल्ट आ सकता है उसके जीवन के अंदर। अगर कल समझो हमको वहाँ से एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ में, तो उसकी हम कुंडली देखेंगे तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका सूक्ष्मांश कौन सा है। उस आधार पर 3 और 20 कला में ये सूक्ष्मांश गलत आया है, इसके लिए वहाँ पर उसको ये भोग देना पड़ रहा है और उसको तकलीफ आ गई है। उसके बाद में उग्रांश आता है। तो उग्रांश मतलब आदमी हमेशा उग्र रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा, और वहाँ इट इज़ कॉल्ड लिटिल इडियट। मतलब इंसान को, बिजनेसमैन को कैसे काम करना चाहिए, तो बहुत ही साइलेंट करना चाहिए। तो इसको जो हासिल करना है, तो ये कुंभ नवमास है, ये चिड़चिड़ापन ज़्यादा लाता है। उग्रांश मतलब कि हमेशा भड़का हुआ रहता है एक इंसान। व्यापार में ऐसा नहीं चलता है या घर में भी ऐसा नहीं चलता है, बहुत क्रिटिकल होता है इसके जीवन के अंदर, तो उसको वो उग्रांश बोलते हैं। उसके बाद में आता है उत्कृष्टांश। उत्कृष्टांश मतलब वन ऑफ द बेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कृतिका नक्षत्र का मीन नवमास जो है उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही दर्जेदार। मतलब यहाँ पर अगर मीन नवमास में शुक्र उच्च का होता है, गुरु खुद के राशि में होता है, और सारे ग्रह जो है अगर उत्कृष्टांश में आते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट। तो हर चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी के, उसको यश मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर समझो वृश्चिक लग्न है और सप्तम स्थान में उत्कृष्टांश आया, तो उसका हस्बैंड और उसकी वाइफ जो भी इंसान रहेगा, तो वहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मतलब क्या है कि उत्कृष्टांश मतलब वो शादी में या अपने पार्टनर्स में, लाइफ पार्टनर्स पे बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखेगा और बनाएगा। Got it? Any problem? सर अभी क्लियर है। क्लियर? ओके। अभी उसके बाद में हम जाते हैं रोहिणी नक्षत्र में। जरा ये पेंसिल मत हिलाओ भाई, ऐसा मत करो, बहुत गलत हो जाएगा। पेंसिल प्लीज डू नॉट। उसके बाद में हम रोहिणी नक्षत्र के पास जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है वो पूर्व ईशान्य में है, पूर्व ईशान्य। तो वो पहला चरण जो है वो मेष नवांश है, वो सेनांश है। सेनांश मतलब सेनापति, जिसको हम बोलते हैं कि सेनापति मतलब लीडरशिप, वो सेनांश है। तो मतलब जो भी काम आदमी करेगा उसमें डेफिनेटली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी, उसके ऊपर ज़्यादा जवाबदारी आ जाएगी, और अपना जो ऑर्डर है
वो लोगों को दे देगा और वो लोग वो फॉलो करेंगे, ऐसा उसका नियम होता है। और वो मेष नवमास में रवि उच्च का होता है, मंगल बहुत ही अच्छा रहता है। तो सेनांश एक्चुअली रवि और मंगल ये दोनों ग्रह के बारे में बहुत ही अच्छा फलादेश इंसान को मिल सकता है, ऐसा उसका सोचना है। तो ये उसके बाद में सेनांश के बाद में हम देखेंगे तो वापस फिर भोग्यांश आता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। भोग्यांश आ गया तो अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद में विद्यांश आता है। विद्यांश भी जो है रिलेटेड द एजुकेशन, ये मिथुन नवमांश है, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण। तो इंसान की जो जो इच्छा है, या लग्न में है या पंचम में है, अगर समझो चॉइस जिसको हम बोलते हैं, दशम स्थान में अगर समझो ये रोहिणी नक्षत्र में आ गया तो ये सिंह लग्न में दशम स्थान आता है। तो वहाँ पर इंसान की जो इच्छा है, कौन सा बिजनेस करेगा, तो रिलेटेड एजुकेशन सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर जो भी है। मगर व्यापार करेगा तो बुद्धिजीवी व्यापार करेगा, श्रमजीवी नहीं करेगा। तो विद्यांश का मतलब है कि वहाँ पर बिना सोचे समझे वो कुछ नहीं करेगा, बहुत ही डिसीजन पावर अच्छी रहेगी, ऐसा उसका हम उसको रिलेशन बता सकते हैं कि वहाँ वो बहुत ही काफ़ी सक्सेस हो सकता है। उसके बाद में विद्यांश के बाद में आता है वापस धनांश। अभी हमने कहा था धनांश मतलब क्या होता है, तो वो जो नवांश है वो धनांश है। तो रोहिणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण जो है वो कौन सा है, तो वहाँ पर वो चरण जो है जैसे नक्षत्र समाप्ति होती है तो वो कन्या नवांश है। बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र का आरंभ होता है। तो मृगशीर्ष नक्षत्र का आरंभ जो होता है वो वहाँ पर तुला नवमास से होता है। तो इधर हम देखेंगे तो मृगशीर्ष नक्षत्र राज्यांश है, समझिए। कर्क जी सर। नवमास चला गया, उसके बाद में शिव नवमास आया, तो राज्यांश। अभी राज्यांश में फलादेश क्या है, ये एक इंसान अपने कोशिश से अधिकार पद प्राप्त करना, इसको राज्यांश बोलते हैं। और वो राज्यांश जो है वो इंसान को आखिरी दम तक जीवन के अंदर बहुत ही अच्छा फलादेश देगा, क्योंकि वो मूला जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ पर वो शिव नवमांश है। तो शिव नवमांश में वहाँ राज्यांश है। उसके बाद में क्या है देखिए आगे, चंडांश है, चंड। चंडांश जो है वो अकराल विकराल जिसको हम बोलते हैं, जिसका कोई ये नहीं है, सरलता नहीं है। चंड बहुत ही उग्र, चंड नाड़ी होती है ना, उसी तरह वो उग्र होता है। तो ये आखिरी नवमांश है वृषभ राशि का। तो चंडांश मतलब नॉट एडवाइजेबल, नॉट सो पॉजिटिव। तो वहाँ पर इंसान को काफ़ी चीज़ें अपने गलती की वजह से नुकसान पहुँच सकता है, पहुँचाती है। तो ग्रह कौन सा रहेगा और वो कौन से भाव का स्वामी रहेगा, उस आधार पर उसको वहाँ पर वो सब चीज़ें जो है वो जीवन में प्राप्त करनी पड़ेगी। तो वो चंडांश है। उसके बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होता है। तो मृगशीर्ष नक्षत्र में हम मिथुन राशि में जाते हैं। तो मिथुन राशि का पहला नवमांश जो है वो तुला है। तो तुला नवमांश जो है वो अभयांश है, बराबर है। देखिए अभयांश है, सर ये 19वां नक्षत्र है, 19वां चरण है। तो वहाँ पर अभयांश है। अभयांश मतलब रिलीफ, हमने पहले भी अभयांश देखा है, वहाँ पर रिलीफ मिलेगा। उसके बाद में जो है नीचांश है। क्या है नीचांश? सर एक ये रिक्वेस्ट थी ऊंचाओ। मुझे। हाँ हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी, सॉरी टू बोलिए इंटरप्ट यू। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ मेंबर्स के मैसेज आ रहे हैं, तो हाँ उनको इसके बारे में थोड़े मतलब कंफ्यूजन्स है। तो मोटा मोटी अभी देखिए, मतलब जो नाम के ऊपर से थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है, और कोई कोई ऐसे मुझे लगता है कि जो ये नवमांश है उसमें ही मतलब क्लैरिटी की आवश्यकता है। बाकी तो नाम से ज्यादातर तो मतलब आइडिया आ रहा है मुझे तो। लेकिन उन फाइन। लोगों को क्वेश्चंस पूछने के लिए अपने
थोड़ा अलाउ करते हैं, क्योंकि ये ठीक है, ठीक 108 है। का भी मुझे लगता है कि डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। वो थोड़ा हम अपने कॉमन सेंस, अपना लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो हम्म। उससे हमें आइडिया आ जाएगा, और जहाँ कंफ्यूजन होगा फिर वहाँ वो पूछे कि कोई जैसे बात नहीं, सर इसका क्या मतलब है। कोई तो बात हमारा टाइम भी बचेगा, और नहीं। यस, 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 और लोगों को यस, कुछ पूछना है तो उनको अभी यस, अटेंड कर एज लेते हैं। एज 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 विश। यस सर। हाँ, तो एक एक करके मेंबर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड रेस करें, तो मैं उनको उनके क्वेश्चंस उनको अनम्यूट करके अलाउ करूंगा। तो सबसे पहले वसंत जी, मैं आपको, आपने हाथ ऊंचा किया है तो आपको अलाउ करता हूँ। हाँ हाँ, वसंत जी बताइए। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू देवारी सर। बहुत नमस्ते। अच्छा क्लास शुरू किया आपने। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो भी देख लिए यूट्यूब पे जैसे। और बहुत अच्छा। आज जयेश भाई ने तो आपको बीच बीच में कंट्रोल करके जो स्पीड से आप पढ़ाते हैं, हमारे तो सर के ऊपर से बहुत चला जाता है, लेकिन जो स्पीड से आपको कंट्रोल किया है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। सर मेरी दो क्वेरी मैं थी। भी, अरे इसमें वसंत जी कुछ नहीं, मैं भी तो सीख रहा हूँ। मैं सबसे पहले स्टूडेंट हूँ, बाद में बाकी जो भी कर रहा हूँ, बराबर। तो मुझे सीखना है, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा तो सर को तो मैं मेरे मतलब के लिए भी तो रोकूंगा ना। नहीं, सर का स्पीड हम्म। इतना फास्ट रहता है, यूट्यूब पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ रहा हम्म। है बोलिए, थोड़ा। बोलिए, 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 तब बोलिए। सर दो क्वेरी था। एक तो ये धनांश और अर्थांश ये दोनों सिमिलर है, तो मुझे उसका एक अगर आप कुछ बता पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, ओके, वेरी फाइन, वेरी फाइन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी क्वेश्चन। गुड। धनांश मतलब हमने इकट्ठा किया हुआ धन है, और अर्थांश है हमारी पोजीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन। हम अर्थ कारण बोलते हैं ना, फाइनेंस मैनेजमेंट, हम्म। फाइनेंशियल हम्म। स्टेटस। तो धनांश जो है हम इकट्ठा करते हैं वो धन है, और अर्थांश है हमारा सोच है कि इन फ्यूचर हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो अर्थांश का मतलब कोई भी ज्ञान जो है वो हमको लेना है, या फाइनेंशियल पोजीशन हमको बनाना है। तो अगर समझो अर्थांश के अंदर अगर मंगल जैसा ग्रह आ गया, तो हम उसका क्या करेंगे? तो मंगल हार्ड वर्कर है, तो आपका धन जो है वो हार्ड वर्किंग से ही मिलेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और धनांश जो है हम इकट्ठा कर चुके हैं, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी है। सर ओके, अनर अभी सर एक क्वेश्चन हाँ पूछ। वसंत जी। बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ, जितना भी आप एक राउंड में पूछ लेना, क्योंकि दूसरी बोलिए, बार बोलिए, राउंड आना मुश्किल होगा। सर बोलिए। पापांश और नीचांश में भी थोड़ा ऐसा डिफरेंस करके बताएंगे। नक्की। पापांश मतलब हमारे हाथ से कृति और हमारी सोच, यदा कदाचित हमारे हाथ से गलतियां हो सकती है, और हमारी कृति में इट इज एक्टिविटी। कृति मतलब एक्टिविटी, वो पापांश में हमारा जो काम है वो पापांश करना, मतलब हम वो एक्टिविटीज में हो सकता है, या हमारे ऊपर कोई आदमी पाप दृष्टि से, पाप सोच से वो हमको, हमारे ऊपर अत्याचार करेगा। और नीचांश मतलब हमारे को सामने वाला आदमी कम कम लेखता है, मतलब कम सोच वाला है। जैसे हम बोलते हैं कि वो हमको नीचत्व के तौर देख रहा है, वैल्यू कम कर रहा है, हमारी वैल्यू कम ही होना है। तो ये नीचे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, ताकि ये उसका ये करे, उसका स्पष्टीकरण करे। तो वहाँ पर हम देखते हैं, तो नीचांश में हमारा ग्रेड कम हो जाना, या ग्रेड किसी का कम करवाना, या पापांश मतलब उसके बारे में गलत सोचना, या हमारे बारे में दूसरा आदमी गलत सोचना। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पापांश और नीचांश में, तो पापांश में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर समझो मंगल रहा, तो मंगल रिलेटेड कौन है? तो भाई है। अगर हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोचता होगा, तो हमारे बारे में वो क्रूरता देखता होगा, गलत सोचता होगा, इसके उसके दिल में हमारे बारे में पाप योजना शुरू है। और नीचावट मतलब हमको वैल्यू नहीं। बहुत से हम समारंभ में जाते हैं, शादीशुदा में शादी में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको वैल्यू नहीं दी जाती है, हमको गलत दृष्टि से देखा जाता है, वो हमारा नीचा अंश है। बड़े धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं थोड़ा इसको और भी, मतलब इसमें जो मैं समझा वो सभी मेंबर्स की ओर से रिकन्फर्म कर लेता हूँ। देखो, धनांश मतलब जो हम, मतलब जिसको, जो
पैसा हम इकट्ठा करते हैं। और अर्थांश मतलब जो हम जिसका फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करते हैं, अर्थव्यवस्था, यस, बराबर सर। और पापांश करेक्ट, मतलब बेनिफिक एक्टिविटीज, वो चाहे हम करें चाहे हमारे साथ हो। वैसे ही यस, नीचांश मतलब जो नीचा दिखाना जिसको बोलते हैं, तो नीचा दिखाना एग्जैक्टली नहीं होता, बट उसको मतलब वो वैल्यू डाउन करना, वो चाहे यस, हम करें या हमारी। यस, करेक्ट। ओके सर, करेक्ट। थैंक यू वसंत जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और अगले मेंबर को मैं यहाँ मुझे जो दिखा रहे हैं उसमें मंजरी जोशी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मंजरी जी, आपकी बारी आती है अब। नमस्कार जी। नमस्ते, अभी मैं यही नमस्ते। नीचांश और पापांश में पूछने जा रही थी, हालांकि क्वेश्चन आ गया। मेरे हिसाब से जो नीचांश का मतलब ये है कि सामने उसको वैल्यू नहीं देता, कहने का मतलब हुआ ना कि आदमी हाँ, बहुत पढ़ा लिखा सम्मान नहीं है, देता। जो पोस्ट मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। यस। इसको यहाँ ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग। हाँ, अभी कैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो पापांश और नीचांश कहाँ एक्टिव होगा। जैसे कि हाँ हमारा भाग्य स्थान में अगर नीचांश में ग्रह रहा तो हाँ, जी, तो हाँ जी, हमारे को भाग्य देने के लिए, भाग्य मिलने के लिए कमी महसूस होगी। और उसके बाजू में जो कर्म स्थान है, दशम स्थान, वहाँ पर हाँ, अगर वो नीचांश आ गया तो हमको लो कैटेगरी का काम करना पड़ेगा, हाँ, कैटेगरी कम होगी। मतलब जो उच्च श्रेणी और नीच श्रेणी, तो वो नीचांश होता है। अच्छा अच्छा। वही मतलब पढ़ा लिखा आदमी था लेकिन काम उसको लो ग्रेड का मिल गया, यस, बनना था करेक्ट, उसको अपर ग्रेड पे, बन गया क्लर्क बेचारा। बनना एग्जैक्टली, अफसर था, क्लर्क बना दिया गया, इस तरीके की कंडीशन है। यस, पोजीशन थी लेकिन मिला नहीं, वहां नीचांस में हम जोड़ सकते हैं। सर्विस में बराबर, जरूरत पड़ती है, किस जगह पड़ती है ना, कि आदमी बहुत अच्छी हाई यस, ग्रेड में जाना चाहिए था लेकिन आज लोअर काम कर रहा है। यस, ऐसी कंडीशन में ले जा सकते हैं। और जितने हमारी ये नवमांश है वो 108 नवमांश, तो वो तो वही रहेगा जैसे मान लिया बृहस्पति हमारा चला गया सिंह नवमांश में चला गया, यानी कि 65वां नवमांश हो गया। वृश्चिक का था, सिंह नवांश में गया, तो 65वां नवांश हो गया। तो यहाँ जो 65वां नवांश होगा उसी नवांश के बारे में हम बता सकते हैं उसको, मतलब सिंपल तरीके से जैसे हाथ से कैलकुलेट करके करते हैं। अभी अभी कैसे बहन जी मैं आपको बताता हूँ। अगर समझो नीचांश में गुरु रहा जी, तो हमारे अधिकार कम हो जाएंगे जो अच्छा जी, हमको मिलना चाहिए। और गुरु हमारा सम्मान का कारक है, तो गुरु जी, धन का कारक है, धनांश है। हम्म, गुरु फाइनेंशियल पोजीशन का कारक है, तो धनांश है, तो वहाँ पर गुरु अच्छा प्रतिसाद देगा। लेकिन गुरु तस्करांश में गया तो शायद आपने जो कमाया होगा वो कोई और ले जाएगा। नहीं जैसे अभी मैं देख रही थी आपने बताते बताते कि जैसे वृश्चिक लग वृश्चिक राशि में गुरु बैठा था दूसरे नवांश में, 4.5 डिग्री का, 4 पॉइंट समथिंग डिग्री था। तो दूसरा 65वां नवांश हो गया वो लगभग, में जा करके 65वां नवांश मतलब सिंह नवांश में जाएगा। वो 10th में चला गया, वृश्चिक लग्न ही है, तो सिंह नवांश में गया तो पांच में चला गया। दैट मीन्स क्या करेगा वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र का पहला अनुराधा चरण नक्षत्र जो में आ है, गया 65वां में, राइट। पहला तो चरण है। वो निपांश में गया, अब निपांश में वो क्या पोजीशन दे देगा इंसान को। पाँच में तो पाँच का नौमास अच्छा है। तो नौकरी चार में का अच्छा। नौमास विशाखा का भी अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक राशि का आरंभ कर्क नौमास से होता है। हाँ जी, और उसका विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण और वृश्चिक राशि का पहला चरण, हाँ जी, तो वो अच्छा चरण है। और अनुराधा नक्षत्र का पहला चरण भी अच्छा है। हाँ तो जी, अनुराधा नक्षत्र में जो अभयांश है वो भी अच्छा है। और मगर जो वृश्चिक नवमास है, हम लोग वर्गोत्तम बोलते हैं कि हाँ वृश्चिक जी, लग्न, वृश्चिक नवमास, तो इट हाँ जी, इज हाँ नॉट जी, बराबर, फेवरेबल। उत्तम भी आ गया, राइट। तो अच्छा हो फर्क जाएगा है। ये। और एक आप और भी बता रहे थे अभी, जो आपने बताया तुला का भरणी नक्षत्र का जो चौथा चरण है, वो भी आपने जो तुला में बताया और मीन में जाता है, जो मीन में यस, जाने से वहां पर हमारे पुष्करांश भी तो वहीं चले जाते हैं सारे। पुष्कर हाँ, नमांश पुष्कर में ही जाता है, वही सारे ग्रह वहीं जाते हैं। तो वो कुछ मिलाकर पोजिशन हमको, प्रेडिक्शन मतलब जनरल प्रेडिक्शन भी करी जा सकती है। नहीं अभी देखिए पुष्कर नवमास का जो सिस्टम है वो सर्वतोभद्र चक्र से मेल नहीं मतलब खाता है, नहीं। वो अच्छा अलग अच्छा। है। तो सर्वतोभद्र चक्र हमारे आचार्य ने जो तैयार किया है, जो फैब्रिकेट किया है, उनकी हम्म, जो कल्पना थी, उन्होंने हिमालय के पास बैठ के जो आकाश का निरीक्षण किया, वहाँ पर से उनको जो ग्रह चलता है, तो उनकी अंतरात्मा से उन्होंने शोध किया कि ये ग्रह का मोमेंट वहाँ से है, तो निश्चित अच्छा फल देगा। राइट। ऐसा है। थैंक यू सर, जैसे बहुत अच्छा। रोहिणी ओके, मैं नक्षत्र है। आपको म्यूट कर रहा हूँ मंजरी जी, थैंक यू।
अभी विभा विभा जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप रेडी हो जाइए। सर हाँ विभा जी आप। नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते। हाँ क्लास नमस्ते। काफी अच्छी चल रही है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो काफी डीप में जाके बता रहा है सर। थैंक यू सो मच क्लास कंडक्ट करने के लिए। धन्यवाद। सर मेरा मेरा ये कहना था कि आप जो नौमांश ले रहे हैं तो ये काफी ज्यादा मतलब नहीं हम पकड़ पा रहे हैं कि आप कहाँ से ये नौमांश ले मतलब ये कर रहे हैं। तो या तो एक क्लास सिर्फ आप नौमांश पे पहले ले लीजिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ नौमांश नहीं करते होंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं पकड़ में नहीं आ रही है सर, मेरे साइड से। अभी हाँ देखिए इसीलिए ही इनडायरेक्टली वही करवाया है मैंने, हाँ आप वही निश्चिंत करवाया रहिए। है। उन्होंने वही करवाया है। अभी कैसा है बहन जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग जो नौमांश की जो कुंडली है वो हम 12 घर की लगाते हैं। तो कभी कभी हमको एक नौमांश के अंदर 3 3 ग्रह मिलते हैं, 2 2 ग्रह मिलते हैं। लेकिन कौन सा ग्रह कहाँ से आया हुआ है और कौन से नक्षत्र से आया हुआ है, उस आधार पर हम उसको कैलकुलेट करके फलादेश देते हैं। लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं है। इसके लिए सर्वतोभद्र चक्र जो आपके सामने था वो एक आकाश है, और वो आकाश जो है वो क्लॉकवाइज चलता है और हमारी कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो जैसे सैंपल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नौमांश में ऐसे 3 ग्रह है, वो मुझे बताइए वो कौन से ग्रह है। अभी जैसे मेरे नवमांश की बात करूं हाँ तो, हाँ। हाँ तो तुला लग्न में तीसरे भाव में धन राशि में बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, ओके। राहु। हाँ अभी जैसे कि ये जो 4 ग्रह आए हैं तो ये हम्म, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से आए हुए हैं। नक्षत्र में। हाँ हाँ अलग हाँ। अलग नक्षत्रों से। तो अभी जैसे आपका तुला हम्म। लग्न है, तो तुला लग्न का जन्म कहाँ से हुआ है, तो कुंभ नौमास से हुआ है। लग्न कुंभ है। नहीं, लग्न कौन सा है। कुंभ कुंभ लग्न है और नवमा हाँ कुंभ लग्न है भाई। हाँ कुंभ लग्न है तो वहां पर धनिष्ठा नक्षत्र का जो चरण है वो तुला नौमांश का आरंभ है। धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण है, समझ गए ना। तो आपका लग्न जो हम्म। रहेगा वो 2 डिग्री हम्म। 3 डिग्री के अंदर का रहेगा, तो वो है अभयांश। समझ गए हाँ बाबू तो जी। मतलब मैं सबको थोड़ा इसमें ये बताऊं। देखिए हम लोग जो मतलब नवमांश का उपयोग करते हैं ना, वो D1 चार्ट की तरह यानी जन्म लग्न कुंडली की करेक्ट। तरह नवमांश देखते हैं। लेकिन मुझे आज अभी ऐसा अंदर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमको क्या करना चाहिए कि कुंडली में सपोज कि मेरा जो बृहस्पति है वो मुझे देखना है कि वो कैसा क्या करेगा। तो वो नहीं, बृहस्पति मुझे नवमांश में क्या कौन फल से देगा। नक्षत्र के चरण में है वो देखना चाहिए। वो कौन से नवमांश में है ऐसा देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, D9 को एक कुंडली की तरह एनालिसिस हाँ करते ये हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं तो होना मुझे चाहिए। लगता है कि हमको D9 के चार्ट को नहीं देखना चाहिए। D1 में जो ग्रह है यस वो कौन से नवमांश में है उसके हिसाब से वो ग्रह फल देगा। और कौन से भाव का क्या नवमांश है उस भाव से उस नवमांश को जोड़ना चाहिए। अभी करेक्ट आपका मी इफ मूल आई एम रॉन्ग सर। यस यू आर राइट। अभी मुझे बताइए साहब कि आपका मूल कुंडली के अंदर कौन से राशि में गुरु था, गुरु है, कौन से राशि में है मूल कुंडली में। लग्न में गुरु कर्क में हाँ है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। राशि में, गुरु कौन से राशि में है। कर्क राशि में। कर्क राशि में है और आश्लेषा हम्म। नक्षत्र का पहला चरण है वो। नहीं सर, एक मिनट में बताओ तो फिर। कर्क राशि, आपका गुरु कौन से राशि में है। कर्क राशि में। हाँ कर्क राशि में अगर वो आपका कुंभ लग्न हो तो वो षष्ठ स्थान में रहेगा, बराबर है। हाँ षष्ठ स्थान में। हाँ हाँ तो आश्लेषा नक्षत्र का और वो पहला अश्लेषा चरण, नक्षत्र में है। आश्लेषा नक्षत्र का हाँ पहला अश्लेषा चरण नक्षत्र जो के है पहले चरण में। वो धनु नवमास है। वो धनु नवमास है। तो वो कहाँ से हाँ आया, हाँ
कृष्णा नक्षत्र षष्ठ स्थान से आके वो पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है, नौमांश कुंडली में। हाँ, अब समझ अभी गए? पूरा लिंक बैठा मुझे। Yes. अभी हाँ, तो इसका क्या, आपका, अगर मतलब समझो, हाँ, आपका जन्म जो अगर रहेगा, अभी मुझे समझो कोई जातक मेरे पास आया तो उसका यही होगा, तो मैं क्या बताऊंगा उसे, मुझे क्या बताना चाहिए? नहीं, अभी देखिए, गुरु एक तो 67 और 66 में था, एक 55 54 में हम्म। था। तो आपका जन्म 66 हम्म। 65 में है, 66 में है, 67 में है। 67 में, वही बोल रहा हूँ, 67 में था। तो 67 में हम्म। गुरु कर्क राशि में था, अश्लेषा नक्षत्र में था। गुरु का आगमन जो हुआ, हम्म। तो अभी इट इज डिपेंड अपॉन वो धनु नवमास के अंदर और कौन से ग्रह है। बताता हूँ। उसके साथ बैठे हैं मंगल, शनि और केतु। हाँ, तो वो शनि महाराज जो है उस समय में कुंभ राशि में थे, समझे ना, और मीन राशि में थे, कुंभ या मीन। मीन राशि में है मेरा हाँ, शनि, तो मीन राशि में मीन में था। रेवती नक्षत्र का पहला चरण है। हाँ। मीन राशि में रेवती नक्षत्र का पहला चरण। जी सर। जब भी एक ऐसा समय था 67 के अंदर, गुरु उच्च का था और शनि गुरु के राशि में था। हाँ, अभी भी वही है। हाँ, अभी भी आने वाला है, अभी ये थोड़े टाइम के लिए है, अभी वो हाँ हाँ, पूरा बाद नहीं। में 2026 में मई महीने से आएगा। ये हम्म। तो ये पोजीशन हम्म। आफ्टर 60 इयर्स जो है वो तैयार हो जाती है। तो प्लानिटरी पोजीशन जो है हाँ। वो डिपेंड ऑन द स्पीड, समझे ना। हाँ, तो अभी ठीक हाँ, है, तो अभी मीन राशि गुरु में के से वो पांच, धनु नमाज आया है। हम्म। मीन राशि में वो धनु नमाज में आया है। तो तो अभी कैसे हाँ। रहेगा कि हाँ। आपका, अगर समझो ये गुरु कर्क राशि में है, तो आपके मकर राशि में सूर्य है क्या, नहीं है? नहीं, सूर्य भी कर्क राशि में ही है। हाँ, तो गुरु अतिचारी है। तो आपका जुलाई महीने का जो जन्म होता है और अगस्त महीने का पहला वीक, अगस्त महीने का, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट डे जो होता है अगस्त महीने के 2 तारीख का या 3 तारीख का, तो वहाँ पर वो कर्क राशि में जुलाई किस रहेगा। तारीख? तो जुलाई और अगस्त, तो अगर वो नौमास में कौन सा रहेगा, तो रवि कौन से नौमास में है? रवि सिंह राशि के नवमांश में। शिव नौमास में पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण है, हम्म। समझ गए ना, पुष्य नक्षत्र बराबर का सर। प्रथम चरण। तो पुष्य हाँ, नक्षत्र मगन का मगन प्रथम चरण, हाँ। हाँ, पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण, मतलब वहां पर कर्क नवमास जो आता है वो आता है पुनर्वसु का प्रथम चरण। तो मतलब अगस्त महीने के अंदर आप जुलाई देखेंगे तो वहां पर शिव नवमास जो आता है वो एक तो 17-18 जुलाई के बाद में आता है। 21 तारीख का है मेरा। हाँ, 17-18 के बाद में। जुलाई 21। हाँ, 18-18 के हाँ हाँ, बाद, बराबर है सर। 18 के बाद, हाँ, क्योंकि एकदम सही है। एकदम एक नवमास में हम्म। 3 दिन 8 घंटा रवि रुकता है, हम्म। 3 दिन 8 घंटा। बराबर है, आपने बताया था। तो मतलब वो जो आया है हम्म। शिव नवमास, तो एक ही ग्रह, एक ही हम्म। राशि में 2 ग्रह है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट नवमास में है और उनका रिलेशन काफी अच्छा है। हाँ। क्यों अच्छा है? एक का हाँ। शिव नवमास है और एक का धनु नवमास है, और दोनों भी पॉजिटिव जी। सूक्ष्मांश के अंदर है। ओ, अच्छा, ये इस तरह से देखना चाहिए। यस इट इज। अब मैंने, मेरे हाथ में तो कोई पंचांग नहीं है, लेकिन हम्म। आई नो कि ये ऐसी हाँ हाँ पोजीशन। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो सर इसीलिए तो हमने आपको गुरु बनाया है। नहीं, गुरु नहीं है, मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन नेक्स्ट फिर क्वेश्चन भी। लेते हैं। हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, हमारे लिए तो गुरु ही है। और ये देखिए, अभी क्लास कब चालू हुई है, जब मेरा गुरु अभी खर्च करता है, और अभी ये मतलब आया कि अपना मतलब वो काम यस शुरू करा दिया। यस यस यस। और अभी गुरु कर्क हाँ। राशि में कर्क नवमास में ही है। हाँ जी सर। अभी वो मैं
मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, गगन जी को। गगन जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बाकी तो मुझे मतलब लगता है कि कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी एक फाइल दी थी 4 पेजेस की, जिसका नाम था फलादेश तंत्र। अगर जिसने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया तो शायद उसको आज ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर मैं सभी लोगों से कहूंगा, एक फलादेश तंत्र नाम से एक फाइल थी जिसमें 4 पेज थे, आप उसका प्रिंट निकाल लो, तो जो बहुत सारी अभी क्वेरीज हुई हैं वो सब कुछ उसके अंदर है, डिग्रीज के साथ, राशि के साथ, कौन सा ग्रह है। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न था, मतलब जो अभी आपने पूछा, बोलिए जैसे बोलिए। कुछ कुछ सूक्ष्मांश के गुरु भी हैं, स्वामी भी हैं। यस। तो सपोज करो कोई ग्रह पापांश में आ गया जैसे, हम्म। और उस पापांश में शनि आ गया, और उस पापांश का स्वामी भी शनि ही है, तो यस। उसका परिणाम भिन्न होगा। और उस पापांश में अगर कोई सपोज करो चंद्रमा आ गया और पापांश का स्वामी शनि है, तो उसका परिणाम भिन्न होगा। यस। अब ये कैसे होता है, जैसे ग्रह की एक कैपेसिटी और क्वालिटी है। ठीक। हम सूरज के पास से जो मांग सकते हैं वो मंगल के पास नहीं मांग सकते। मंगल डिपेंडेंट है, सूरज डिपेंडेंट नहीं ठीक। है। सूरज इंडिपेंडेंट है। और जी। सूर्य तारा है, वो स्वयं प्रकाशित है। और ठीक। इत्यादि ग्रह जो है वो डिपेंडेंट इसके लिए है कि वो उनके पास स्वयं प्रकाश नहीं है। हम्म। तो पापांश में अगर रहेगा तो एक व्यक्ति अपने से पाप करवाने की कोशिश करेगा और एक व्यक्ति खुद पाप करेगा। ठीक। ये चीज़ है। उसके बाद में जो प्लानिटरी जैसे नक्षत्र है, तो नक्षत्र स्वयं प्रकाशित है। और वहाँ से जब प्लानिटरी पोजीशन की मोमेंट होती है तो उसकी गति जो है इस डिपेंड अपॉन द सन, सूर्य के आधार पर है। तो वो ठीक। जैसे सूरज के नज़दीक आएंगे तो अतिचारी होंगे, सूरज से दूर जाएंगे तो वहाँ पर वक्री हो सकते हैं। तो जैसे कि एक इंसान के कुंडली के अंदर वक्री ग्रह है तो वो पीछे जाने वाला ग्रह रहेगा। जैसे अभी शनि महाराज 28 तारीख तक वक्री है, बाद में वो रेट्रोग्रेड होकर फॉरवर्डेड हो जाएंगे। तो उसका फलित अलग है, वो जब हम उसका एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बता सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन फिर से पूछिए तो मैं बता दूंगा। और सर, जैसे जैसे सर वृष राशि में जो पहला नवमांश है उस वो पापांश है। अब उसका स्वामी शनि है। अब वृष राशि के पहले नवमांश में जो सूक्ष्मांश पापांश है, वहां पे शनि का परिणाम और सपोज चंद्रमा का परिणाम, अब दोनों पापांश में हो गए। तो चूंकि उस पापांश का स्वामी शनि स्वयं है, तो उस शनि के परिणाम पे अंतर आएगा। वो कम पाप करेगा, मतलब कम पापी होगा, या चंद्रमा जैसे उसका शत्रु है तो और वो वृषभ के पहले नवमांश में आ गया, वो अधिक नुकसान करेगा। तो वो मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा सा। बताओ बताओ आपको। ऐसा है, चंद्र शनि की युति ये ग्राह्य नहीं है, इनवैलिड है, मतलब वैलिड नहीं है। नंबर वन क्या होगा, तो ये कहाँ पर हुआ है। जैसे मूल कुंडली में ऋषभ लग्न आपका कहाँ पर है, ऋषभ राशि कहाँ पर है, सपोज कर तो लिए 10th हाउस में। 10th हाउस में, तो सिंह लग्न हो गया। जी। बराबर है। अभी उसके बारे में पहले तो डिप्रेशन, नर्वसनेस आ जाएगा। क्योंकि शनि का नियम ऐसा है कि जैसा मैं बोलूँगा वैसे तुझे करना पड़ेगा। शनि कानून का कारक है, कानून की ओर जाना पड़ेगा। और चंद्रमा के साथ में है तो उसका मन जो है ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो सकता है। कालांतर से उसके जीवन में नैराश्य आ सकता है। चंद्रमा डिप्रेशन का कारक है। तो चंद्रमा जो है और शनि की युति वैलिड नहीं है। और वहाँ पर रहेगी तो इंसान का जहर पी के इंसान चलता है। जैसे भगवान शिव जी के माथे पर चंद्रमा की कोर है, तो भगवान शिव जो है वो स्वयं इतने पावरफुल है, तो चंद्र उनका भूषण है। तो उसी तरह ये इंसान जो रहेगा वो वेरी इंटेलेक्चुअल रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन उसके अंदर गुण धर्म जो है वो शनि महाराज के रहेंगे। क्योंकि शनि के साथ में जो भी ग्रह जाएगा तो सारे गुण शनि अपने उसके ऊपर दे देता है, उसके अंडर कंट्रोल बाय सैटर्न। ठीक। नहीं सर, मेरा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो मैं समझ गया आपकी बात। एक थोड़ा सा अंतर था। सपोज कीजिए जो भी सूक्ष्मांश है, तो सूक्ष्मांश के भी स्वामी हैं जो नहीं, आपने। कहा जो जैसे अभी आपने मकर कहा तो शनि स्वामी हो गया।
ठीक। अब जैसे सर वृषभ लग्न का, वृषभ राशि में जो पहला नवांश है वो पापांश है। यस, अब बराबर। उसका उसका स्वामी शनि है। यस, अब उस शनि अब शनि के मित्र अगर उस पापांश में आते हैं, मित्र ग्रह कोई भी, बराबर। या शत्रु ग्रह आते हैं, तो दोनों के फल में अंतर होगा। निश्चित, बता रहा या हूँ मैं। या 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 सूक्ष्मांश का अपना प्रभाव रहेगा। नहीं, बता रहा हूँ मैं। ऐसे कि बुध और शनि का मित्र है, शुक्र शनि का मित्र है, बराबर है। जी। ये तीन लोगों की एक टीम है, और राहु भी है। लेकिन शनि केतु को मित्र भी नहीं मानता है, शत्रु भी नहीं मानता है। ठीक। तो वहाँ पर शनि, शुक्र, राहु और बुध अगर पापांश में चलते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी गलत जीवन में हो सकता है। और वो चीज़ वृषभ राशि रिलेटेड वृषभ राशि होगी, तो वहाँ पर कुटुंब के अंदर ही, क्योंकि काल पुरुष के अंदर ये धनस्थान आता है, तो वहाँ पर जो समस्या खड़ी रहेगी, समस्या तैयार होगी या निर्माण होगी, वो रिलेटेड अपने कुटुंब के अंदर ही रहेगी। ओके। तभी और हमको ऑल्टरनेट वहाँ पर जाना चाहिए कि जहाँ पर काल पुरुष की कुंडली कहाँ पर आती है। तो वृषभ राशि की काल पुरुष की कुंडली मारक स्थान होता है, तो हमारे कुटुंब में ऐसा व्यवहार होगा कि जहाँ पर वो तकलीफें, नैराश्य हमें प्रदान करेगा। ठीक। तो मतलब कहने का मतलब ये, सूक्ष्मांश के स्वामी का कोई प्रभाव नहीं होगा, पापांश अपना प्रभाव देगा देगा वहां। डेफिनेटली। ठीक, गॉट इट। अभी थैंक यू कैसा सर। है कि एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का जो भी नाम रहेगा, जब भी आप कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम बम्बई रहते हैं, जी। तो बम्बई रहते हैं, हम बांद्रा में है। उसके वहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है, जी। तो 4 प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ट्रेन आती है। तो उसी तरह ये वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र में 4 प्लेटफॉर्म है, 4 चरण है। जी। वो चरण पे कौन सा स्लॉट में कौन सा प्लैनेट है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य रहेगा। गॉट इट सर। अच्छा सर, लाइफ टाइम। जी सर, जो आपने नोट्स दिए थे आप पूछ उसकी, लीजिए गगन जी, आराम से हाँ, पूछिए। जो नोट्स दिए थे आपने उसकी हेल्प से ना पूरी कुंडली बनाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, वो बन गई। सिर्फ दो पॉइंट पे जो मेरे को क्लैरिटी नहीं आई, एक सूर्यांत और एक चंद्रांत जो पॉइंट थे, वो, चंद्राता नक्षत्र वो, हाँ, हाँ, वो अभी क्योंकि, बनाना है, वो बताना है। अभी कैसा है भाई साहब, सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु, वो अभी मैं बताऊंगा कि सूर्य हमारे जन्म के समय में किस जगह था, उससे 8वां नक्षत्र कौन सा रहेगा, उसमें वो बिंदु रहेगा। वो बिंदु होते हैं, सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु, चंद्रास्त नक्षत्र बिंदु, वो जी। बिंदु रहते हैं। वो बिंदु हमारे उम्र के हिसाब के अंदर वो कहाँ लोकेटेड है, और कौन से समय में, कौन सी उम्र में वहाँ से एक ग्रह अगर गुजरता है वो बिंदु के पास से, उसमें भी नवमांश का कैलकुलेशन है। वो नक्षत्र का स्लॉट है पूरा, वो नक्षत्र के अंदर अगर वेद लगता है तो वो बिंदु की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। ओके, गॉट इट। जैसे चंद्रात नक्षत्र बिंदु में कर्क नाम का जो बिंदु है वो पहले आता है। जैसे वहाँ विद्युन्मुख आता है, तो विद्युन्मुख मतलब मुख मतलब सामने, हमारे सामने, दृष्टि मतलब विद्युन, गॉट इट। दृष्टि के सामने काफ़ी चीज़ें हमारे आती है। जैसे हम एक किसी को दोस्त मानते हैं, लेकिन वो दोस्त पलट जाता है, तो हम आंखों से देखते हैं कि हमारा इंसान हमारे से पलट गया। ये तो एक तरीके से रिविलेशन वाला पॉइंट हो गया। गॉट इट। तो वो ठीक हम है आगे कवर गगन जी, करेंगे। थैंक जी यू। जी, वेलकम सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जयराज जी, आपकी बारी है। नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए। मैं जैसे मेरे पास एक कुंडली है अभी, मकर लग्न है, और मकर लग्न में शनि, गुरु, चंद्र और केतु 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो लग्न बिंदु तो श्रवण का दूसरा चरण है, तो वो तो हो गया ये कुंडली जो है, भोग्यांश। ये ये 1962 में ये स्थिति थी, समझ गए ना। ये नवंबर नवंबर 1961 की है 62 ना। में एक पोजीशन थी, 61 में भी थी। हाँ तो वहाँ पर नवंबर हाँ। में वो तुला और कन्या राशि के अंदर, वृश्चिक के अंदर के रवि रहेगा। तो रवि पंचम स्थान में रहेगा, या तो वहाँ पर है, एनीवे। हाँ, अभी बताइए आप मुझे कि यहाँ पर शनि केतु की युति है वो मकर राशि में, तो आप क्या पूछना चाहते हाँ हैं। जी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये 4 ग्रह हैं,
तो ये चारों के फलादेश से उस व्यक्ति का मतलब हम मतलब उसका आजीविका का चयन कर सकते हैं, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक कर सकते हैं केवल? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जो राशि में हम्म। एक नक्षत्र में अगर 4 ग्रह हैं या एक राशि हम्म। में 4 ग्रह हैं, तो गुजराती में ऐसा कहा जाता है, आ તમારે બહુ જ પડે, એમાંથી તમે બહાર નહીં આવી શકો. તો એ મકર રાશિમાં છે. તો મકર રાશિ એટલે શું છે કે આપણો કાલપુરુષની કુંડલી અંદર व्यापार કહે છે, व्यापार का है. तो सर व्यापार हिंदी में, में ही बताइए। हाँ, व्यापार में जो चीज़ है वहाँ पर तकलीफ होती है, पिता को हो सकती है. और जो लोकेशन में, तो उनका लग्न क्या है, मकर लग्न ही है. मकर लग्न है और लग्न बिंदु श्रवण का दूसरे चरण है। ठीक है, तो वो ऋषभ नवमास है, समझिए. तो उसके हाँ। अंदर श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण जो है वो अच्छा है, भोग्यांश है. तो वहाँ पर हाँ, हम भोग्य। देखेंगे. हाँ, तो वहाँ पर उस इंसान को बीमारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकती है, काफ़ी कष्ट करना पड़ता है. तो ये पर्सनल प्रिडिक्शन हो गया. हमको हम्म। सीखना है. हाँ जी। हमको पर्सनल प्रिडिक्शन नहीं करना है, सीखना है. अच्छा। हाँ तो जी। प्रश्न ऐसा हो कि सीखने जैसा हो. हाँ हाँ, गॉट इट. यही ओके। हाँ मतलब जयराज जी, किसी। और ये हाँ जी। हाँ हाँ जयराज जी, एक हाँ आपको और ग्रुप के सभी मेंबर्स को मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे हाँ आज और एक मेंबर का भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि सर एक बहुत ही बीमार व्यक्ति है और उनका सर से कह के आज कुंडली का डिस्कशन कराए। हम यहाँ किसी का पर्सनल कुंडली सर कंसल्टेशन करते ही नहीं है, दिलीप सर बिल्कुल. है ना, वो कंसल्टेशन नहीं करते। पहली बात, हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ किसी की निजी समस्या के सॉल्यूशन के लिए नहीं बैठे, नहीं, बराबर। सीखने के मेरी साथ कुल ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, सीखने के हिसाब सीखने के से पूछ हिसाब रहा से था। पूछ मतलब मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं आपको। मतलब आपने हाँ पूछा ठीक है, मतलब ऐसा वो जिज्ञासावश पूछा है, समझने के लिए पूछा हाँ है, आपका इंटेंशन मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी मेरी हाँ कुंडली के बारे में जैसे उदाहरण के तौर पर पूछा, ऐसा नहीं। अब सबसे पहले तो अब बंदे को अपना ही तो दिमाग में आएगा ना, तो वो नेचुरल हम्म, है। लेकिन हम्म, इंटेंशन ये होना चाहिए सीखना, ये नहीं कि हाँ जी। या मतलब डिस्कशन करो भाई जैसे दूसरे ग्रुपों में करते हैं, कुंडली डाल दी, चलो सब अपने अपनी विद्वता बताओ, वो वाली बात यहाँ नहीं होगी। हम सभी यहाँ सीखने आए हैं, सीखने के हाँ। लिए ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी को मैं ठीक है। कहता हूँ कि मतलब मुझे भी ऐसे ग्रुप में मतलब आप ये कि ये कुंडली डिस्कस करो, वो कुंडली पे उसके लिए दूसरे वो इंडिया में ज्योतिष के बहुत ग्रुप चल रहे हैं, बहुत कोर्स चल रहे हैं, आप कृपया वहां वो कोशिश करें, ठीक है। तो ठीक ये है। एक मेरा ओके। नम्र निवेदन है, ठीक है। ठीक। और आपको कुछ पूछना है जयराज जी? नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये चार ग्रहों का जो फलित है ना, वो अ- अपन किस तरह मतलब उसको देखें, क्या है? ऐसा है बाबूजी, मैं आपको बताता हूँ. अगर हम हम्म। 4 आदमी एक होटल में एक टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, हाँ तो जी। हर एक की सोच अलग होती है, रिलेटेड द पर्सन. इसीलिए हाँ मकर राशि में जो 4 ग्रह हैं, इट इज रिलेटेड टू द प्लैनेट. उसका हाँ रिस्पॉन्स हाँ। और रिप्लाई आएगा, बस. ठीक। ठीक सर। ठीक। इसीलिए ओ, द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लैनेट, द एक्टिविटीज ऑफ द प्लैनेट हमको सीखना चाहिए फर्स्ट. अगर कैरेक्टर्स ठीक। प्लैनेट के नहीं मालूम पड़ेंगे तो हम कभी नहीं सीखते. जैसे कि गुरु का कैरेक्टर गुरु समान ही है, हाँ वो जी। हाँ शनि जी। नहीं दे सकता है, वो शासन है. हाँ हाँ हाँ। ठीक सर। अ, हाँ जयराज जी, जो अपने एस्ट्रोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको पहले अप्लाई तो करना जरूरी है। तो एक्यूरेसी के लिए नवमांश का उपयोग करना है, सूक्ष्मांश का उपयोग करना है, ठीक सर। ठीक है। दिलीप सर, हाँ मैं जी। अगर गलत हूं तो आप प्लीज करेक्ट कीजिए। थैंक यू. अच्छा अभी हाँ, अच्छा जयराज जी, अभी आपको थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। अभी मैं ईरा सिलवान सलवान को अनम्यूट कर रहा हूँ। मिस ईरा हेलो। सिलवान। हेलो। हाँ आप नमस्ते. हाँ, गुड इवनिंग सर। नमस्ते. गुड इवनिंग। सर, जो अभी आपने नवांश के बारे में बताया था, इट वाज वेरी गुड। मतलब समझ में भी हर चीज आई। यहाँ पे मेरे केवल दो क्वेश्चन हैं। एक तो नीचांश से मतलब मैं डेबिलिटेशन एंड एक्सोल्टेशन मानूं,
उच्चांश ये मेरा आ गया, उसी तरह से मैं रिजल्ट लूंगी। बराबर। जी। देखो, और नीचांश मतलब जैसे कि हमारे हाँ, जैसे दूसरे के नजर में हमको नीचापन दिखाना या जी, हमारे से कुछ गलतियां हो जाना, ये चीज है। लोअर सर स्टेटस। ऐसे ले सकती हूँ मैं इसको। जैसे मेरा मून है, मून मान लीजिए वृषभ राशि में, वो होता है उच्च का, और स्कॉर्पियो में जाके वो नीच का आ जाता है। या बराबर। सन है, सन मेष में एक्सॉल्टेड होगा एंड सेवंथ में जाके तुला में डेबिलिटेटेड होगा। तो जब सन मेरा एक्सॉल्टेड होगा तो इसका मतलब द पर्सन विल बिहेव लाइक किंग। बट व्हेन द सन विल बी इन सेवंथ, तो क्या करेगा, वो अपने से नीचे के लोग हैं उनमें थोड़ा सा मिंगल अप होना चाहेगा। तो मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करूंगी ना। यस, करेक्ट। अभी ओके। कैसे है, मैं आपको बताऊं मैडम। जी ये जैसे आपने पूछा कि भाई नीचांश है और दूसरा कौन सा है, पापांश है। जी। हाँ, तो पापांश मतलब आपके साथ में भी दूसरा आदमी कोई गैर व्यवहार कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपके पैसे चुरा सकता है, आपके बारे में प्लान कर सकता है, आपका नुकसान होने की कोशिश कर सकता है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पापांश में अगर प्लैनेट हो, अभी मैं मेरा तजुर्बा बताता हूँ। मेरे खुद के कुंडली में मेरा राशि है कुंभ, और मेरा कुंभ राशि का स्वामी पापांश में है। जी तो हमारे बिजनेस के अंदर काफ़ी लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं कि वहाँ पर बिजनेस मतलब अदर बिजनेस में, जी जी तो जी हम ज्योतिष मेरा बिजनेस नहीं है, तो अदर बिजनेस में वहाँ पर कोशिश करते हैं, कंपटीशन करते हैं और जी। हमको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो दे आर प्लानिंग। तो ये सब चीज़ मेरे बचपन से हो रही है। अभी मैं 75 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो लास्ट 65 ईयर मैं महसूस करता हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश चलती है। इट इज़ कॉल्ड पापांश। मैं खुद पाप करूँ ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, ये तो मैंने कोरिलेट कर लिया, और पापांश तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चार्ट में बिल्कुल डिपिक्ट हो रहा है, तो इसलिए यस। वो तो मुझे समझ में आ गया। बस मेरा यही पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो आपने 17 पेजेस की एक पीडीएफ भेजी है ना, ये जिसमें आपने हर एक ये सूक्ष्मांश के बारे में डिटेल में दे रखा है, तो इसमें आपने अश्वनी, भरणी, कृतिका दे रखा है। कृतिका के बाद फिर आपका रोहिणी मिसिंग है, बराबर। क्योंकि मैं वो भी लेके बैठी थी। तो हाँ, मैं तो पहले तो खोज रही ये थी, खोजने सीक्वेंस। के बाद फिर मैंने दोनों को जो आपने अपने लगा रखी है स्क्रीन पे, और फिर मैंने ये देखा, तो मैंने सोचा शायद मैं आपको बता दूं, जिससे कि ये त्रुटि सबकी समझ में आ जाए कि इसमें रोहिणी मिसिंग है। हाँ, देखिए थैंक यू। मैडम। थैंक यू मिस ईरा। तो आपने ये सबका हेतु सबके भले के लिए कहा। तो सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो मिसिंग है तो प्लीज जरा उसको ऐड करके हाँ, हमें मैंने फिर से इसमें शेयर यही करें। देखा, तो मेरे दिमाग में आया कि लेट मी हाँ, टेल यू। अभी अभी हाँ, अभी ईरा जी और भी लोगों के क्वेश्चन है और हाँ, अच्छा, दूसरे मेरा मेंबर्स। क्वेश्चन हो गया, बस मेरा यही था। ओके, यही थैंक था। यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। अच्छा, क्या अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यही पॉइंट्स हो तो प्लीज अपने हैंड्स लोअर कर दीजिए, क्योंकि हम फिर नहीं तो टाइम देखो निकलता जा रहा है, फिर और सीखने से रह जाएंगे। तो मैं अनम्यूट करके जैसे भी आप कहें। शैलेश शैलेश जी फटाफट पूछिए, जो भी पूछना है शॉर्ट सर में पूछिए प्रणाम, सर प्लीज। प्रणाम। नमस्ते। सर नमस्ते। आपको सिर्फ आपके ज्ञान और आपके अभ्यास को प्रणाम करना है। बस मुझे तो यही मार्गदर्शन कीजिए कि इतनी अच्छी गणना हम लोग कैसे सीख सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, नहीं नहीं, हाँ आप हाँ, क्योंकि आप इसमें उसी के लिए ही क्लास किए हैं। प्लीज कृपया आप ऐसे सब चीजें वो है वो हम अपने मैसेज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मतलब उसी के लिए ही क्लास किए हैं, ठीक है ना। वो धीरे धीरे आप भी तैयार हो जाएंगे। और नहीं आप सर, पूछना जो है आपको। जैसे नवांश की तुरंत वहां पहुंच गए, तो ये जो राशि है इस भाव में आएगी। यदि कोई राशि की हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रह इस नवांश में हो सकता है। तो ये बहुत ही मतलब ठीक है, अभ्यास की बात होगी, और सर की तो एज और अनुभव बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका तरीका यदि कोई कुछ है गणना करने का, तो वो हम लोग जानना चाह रहे थे। नहीं, ऐसा है बाबूजी, मैं आपको धन्यवाद सर। बताता हूँ। नहीं नहीं, बताता हूँ आपको। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। तो एक सिंपल बात बताता हूँ। हम सारे ग्रहों का देखते हैं, राहु केतु की जो नक्षत्र है
तो राहु केतु के नक्षत्र के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पर चंद्रमा के जो सारे नक्षत्र हैं, जैसे कि रोहिणी है, हस्त है और मृग, ये है श्रवण है, उसके चारों नवमास जो है वो बहुत बलवान है। सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र जो है उसके चारों चरण जो है वो काफ़ी बलवान है। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में एक दरिद्रांश है, एक दरिद्रांश पुष्य नक्षत्र में है, एक दरिद्रांश जो है वो चित्रा नक्षत्र के अंदर है। तो ये दो दरिद्रांश से एक तीसरा जो है वो वहाँ पर और एक दरिद्रांश आता है, वो सिंह राशि के अंदर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। दरिद्रांश मतलब पॉवर्टी, किसी का नुकसान हो सकता है। अभी समझो, एक मैं आपको बताता हूँ, एक रिश्ता आपके पास आया और आपने खाली नवमांश कुंडली का कैलकुलेशन किया और उसका एक ग्रह दरिद्रांश में है, ऐसा समझो, ABCD जो भी होगा XYZ, तो उसमें आप सूचित कर सकते हैं कि भाई इसका ये ग्रह जो दरिद्रांश में है, आगे जाके जब वेद लगेगा, जब समय आएगा, तब हानि होगी। ये निर्णय है। दरिद्रांश मतलब पॉवर्टी, हानि होगी, ये उसका रिप्लाई है। तो ऐसे सारे जो सूक्ष्मांश है उसका नाम अगर आपको याद है तो काफ़ी नक्षत्र जो है, जैसे रोहिणी नक्षत्र काफ़ी अच्छा नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र में देखिए बहुत अच्छा है। बलिष्ठांश करके जो है फर्स्ट नवमास है, बलिष्ठांश है मतलब बल है, ताकत है, तो दैट इज गुड। ये चीज़ है। जैसे कि मघा नक्षत्र हमेशा हम कहते हैं कि बहुत खराब नक्षत्र है, ऐसा है वैसा है, ये वैसा नहीं है। उसके चारों चरण जो है, जैसे न्यायांश है वन ऑफ द बेस्ट, सेनांश है वन ऑफ द बेस्ट, विचक्षणांश है वन ऑफ द बेस्ट, फिर धनांश है वन ऑफ द बेस्ट। मतलब चारों चरण जो है वेरी पॉजिटिव। पुष्य नक्षत्र नक्षत्र अच्छा है, 363 तारों का नक्षत्र है, लेकिन एक नक्षत्र, एक चरण जो है वो दरिद्रांश में है, तो दैट इज दैट। मतलब 363 तारक के अंदर एक चरण जो है वो हानिकारक है। तो ये आपको चार्ट भेजा है, वो चार्ट में आप कैलकुलेट करके स्मरण कर सकते हैं, मेमोरी मेमोराइज करना पड़ेगा इसको। यस। ठीक है, अभी आखिरी क्वेश्चन है आज पे इस टॉपिक के सिलसिले में, मिस्टर राजीव जग्गी का है। राजीव जी। नमस्ते। नमस्ते। सर जी, बहुत ही अच्छी क्लास। पिछली बार मैंने पूछा था कि मेरे इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कन्वर्सेंट हूँ, तो लेकिन आपने जो कुछ पढ़ाया उससे तो मेरा बिना इंग्लिश के काम ही निकल गया। बट जो भी अभी 2-3 लोगों ने बात किया कि कोई 17 पेज की कोई एक आपने एक बुलेटिन डाला था ग्रुप में एंड कोई 4 पेज का डाला था, वो मैं चूंकि लेट ज्वाइन किया था, वो मुझे मिला नहीं। अगर वो मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा अच्छी तैयारी कर सकूंगा। द क्लास इज गोइंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। थैंक यू, थैंक कैन यू। यू शेयर इट सर? 17 पेज, 4 पेज जो भी है, रोहिणी रोहिणी नक्षत्र डाल करके, सो हाँ दैट। हाँ, ऐसा है बाबूजी कि हाँ जी वो जो 4 पेज का जो है ना, उसके अंदर सारे नवमास का फलित है। हाँ जी। और आगे जाके अगर फलित जो है, बिगर लेक्चर्स के फलित आप पूरी जानकारी से नहीं ले सकते, क्योंकि लिटरेचर में काफ़ी मिनिमम है। कोई बात नहीं, जो दूसरों के साथ शेयर किया हुआ है कृपया करके मेरे को भी मिल जाएगा तो प्लीज। थैंक यू। ठीक है, थैंक हाँ, यू। अभी फिर से मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर से जरा उसको ग्रुप में पोस्ट कर दें, ताकि जो लोगों ने मिस कर दिया है वो उसको फिर से डाउन। हाँ, और मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब चीज गोइंग ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू लाइक दिस। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी एक प्रणय चौरड़िया जी का क्वेश्चन है। प्रणय चौरड़िया जी, आपका क्वेश्चन ये आज, अभी इसके बाद और अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे। प्रणय जी प्लीज, आपको जो भी पूछ रहे हैं पूछिए। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते। मैं खाली ये पूछना चाहता था कि जैसे बहुत जन यहाँ पर बिगिनर्स हैं सर, तो जैसे जन्म कुंडली से उसको नवमास में हम लोग ने कैसे ग्रह को लिया और वो कौन से नवमास में जाते हैं, तो एक अगर ये आप इसी चार्ट में एक के जो आपने सयाजी पटेल जी का चार्ट आपने दिया था, तो सभी लोगों ने शायद वो चार्ट लेके रखे, उसमें से आप अगर समझा सकें, मतलब कि ये कुंडली लगन कुंडली में से नवमास में कैसे गया, और नमाज में से वो कौन से जो 108 जो उनके वो है, रिस्पॉन्स है। हाँ यस। वो कैसे गया, तो वो एक बार का सभी को मतलब पूरा तरह से क्लियरिटी हो जाएगी।
फिर क्या है दूसरा, बताओ। जैसे कोई भी सवाल भी पूछते हैं ना तो हम लोग को भी वो समझ में आ जाएगा वो। एक मिनट, एक मिनट, अभी बताइए मुझे कि एक राशि बताइए कोई भी। सर कोई भी राशि बताऊं तो सिंह राशि सर। ओके फाइन। कितने डिग्री पर आपको नौमास चाहिए? नहीं सर, अगर मैं ऐसे मुझे निकालना मुश्किल हो कोई नहीं, जाएगा नहीं ऐसे। कोई भी। देखो 30 डिग्री का एक आप पॉकेट है। बताओ तो सही है, 30 डिग्री का राशि होता है, आप डिग्री बताइए। अच्छा 26 डिग्री। हाँ 26 डिग्री। 26-40 को नौमास बदल होता है, तो हाँ सिंह राशि के अंदर 26वां डिग्री दरिद्रांश है। अच्छा। तो वहां ये पर, मैं प्रवीण आपकी वहां पर एक एक मिनट सर, निश्चित मैं इनकी इनकी तकलीफ मैं समझ गया। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, वो भी स्टूडेंट है, तो हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है। ऐसा है, प्रवीण जी ना आपका नाम? प्रणय जी, प्रणय 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 जी। प्रणय जी। हाँ या प्रणय जी, ऐसा है कि एक नक्षत्र राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। हम्म एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। हम्म ठीक है। अब हम्म आपने 26 डिग्री पूछा, मतलब दूसरा नक्षत्र कितने पे आएगा? 13-20, फिर 13-20 मतलब 26 डिग्री 40 मिनट पे आएगा। यस, आपने बताया 26 डिग्री बराबर, फिर दूसरे नक्षत्र के अंतिम चरण में आया। तो करेक्ट। सिंह नक्षत्र में दूसरा चरण कौन सा आएगा, ये आपको पहले ध्यान है? हाँ वो जो है न्यायांश है, सर वृषभ वो नौमास। नहीं याद नहीं में सर, नहीं है, सर मालूम एक मिनट रुकिए, रुकिए सर, रुकिए, मैं हाँ इनको इनसे हाँ हाँ, जानता नहीं है। ठीक हाँ, ठीक। सिंह नक्षत्र में दूसरा नक्षत्र कौन सा है, पहला कौन सा आएगा, चलिए वो बताइए। सर वो मुझे याद नहीं है सर, वो चीज मुझे वो हाँ सॉफ्टवेयर से इसीलिए करता आप हूँ। इसे, हाँ मैं आपकी समस्या समझ गया कि सिंह नक्षत्र में पहला नक्षत्र कौन सा आता है, फिर दूसरा कौन सा आता है। वहां आपको मतलब फंडामेंटल्स नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ तो अभी है ना, पहले आपको हर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र है। वो 2.25 नक्षत्र के 4 चरण है, समझे? तो वो सर 9 जो है वो नवमांश है वो राशि के। करेक्ट। तो ये आपको, ये इस तरह से मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं इसका। तो आपको राशि के नवमांश और नक्षत्र को पहले क्लियर करना पड़ेगा। करेक्ट। वो मैं समझ गया सर। वो एक्चुअली आ जाता है, वो मैंने बाय हार्ट नहीं किया उस चीज का। वो आजकल और वो करना सॉफ्टवेयर में मिल पड़ेगा। जाते हैं। एक मिनट सर, मेरा कहने का ये है कि ये जो कौन से इसमें आया है, जैसे आपने पापांश बोला, अभिषयांश बोला, नपुंसकांश बोला, नृपांश बोले, तो वो किस में आया है, वो कैसे एक बार निकालने का, ये जो वो इसमें आपके पास चार्ट समझा भेजा दीजिए। है भाई साहब, मैंने चार्ट, इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ओके इट इज ओके। ऑलरेडी प्रोवाइडेड। वो तो मैं है, इसमें मेरे सामने है वो चार्ट, तो चार्ट मेरे पास है, लेकिन इसमें से एक बार आप समझा देते तो वो ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है एक बार में। ऐसा है भाई एक मिनट। साहब। हाँ बोलिए, बोलिए सब, बोलिए जयेश भाई प्रणय बोलिए। प्रणय जी, आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बराबर? हम्म। हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर। सॉफ्टवेयर में ग्रह कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में है, हाँ वो वो लिखा है वहाँ। अभी मैंने लैपटॉप ऑन नहीं किया है, वो चार्ट खाली सयाजी पटेल जी का चार्ट ही मेरे सामने है। ओके ओके ओके। कोई बात नहीं, तो आपको वो नक्षत्र का कौन सा चरण, वो चरण का नाम यहाँ पर है। तो सर जो एग्जैक्टली। बोलते हैं ना, करेक्ट। पापांश न नृपांश न, वो हाँ नक्षत्र के चरण के नाम है। अच्छा। तो ठीक है आपको सर। सॉफ्टवेयर के ऊपर से, आप जब कुंडली किसी की भी, आप देखो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, मैं ये मान के चलता हूँ, बराबर ना, हम्म। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आप हाँ एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास कोई जातक आया, अभी आपको उसका कौन सा सूक्ष्मांश है वो जानना है, तो आपको सॉफ्टवेयर में क्या देखना है कि भाई उसका, जैसे सूर्य है, सूर्य कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में, कौन से चरण के ऊपर से उसका सूक्ष्मांश कौन सा है। वो सूक्ष्मांश जो है, यानी कि वो जो नवमांश जो है, उसके आधार पर सर मतलब सिखा रहे हैं हमें कि हमें क्या प्रिडिक्शन करना है। हम जो राशि के ऊपर से, कि भाई सूर्य ये राशि में बैठा है, सूर्य कर्क में है तो हम बोलते हैं अच्छा है, सूर्य सिंह में है तो ये बोलते हैं अच्छा है, सूर्य तुला में है तो हम बोलते हैं नीच का है। लेकिन तुला राशि में 9 नवमांश है, तो हर एक नवमांश का फल अलग अलग है। उतना डिटेल एग्जैक्टली। में अभी जाने के लिए ये कोर्स है। ठीक है सर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वन जोड़िया डिवाइडेड बाय 9, हम्म। ऐसा है।
अभी वही। तुला राशि हाँ, के तो मतलब अंदर हर एक राशि राशि बहुत जो बड़ी है है। उसके 9 नवमांश है, इसीलिए तो उसको नवमांश कहते हैं। यस। और ऐसे डिविजनल चार्ट्स टोटल है जो 60 तक जाते हैं, D60। ये सर जो अभी सिखा रहे हैं वो D9 सिखा रहे हैं। तो उसमें राशि के 60 भाग किए जाते हैं, ये अभी 9 भाग करेक्ट, की बात है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है ओके, सर। अभी ओके यस प्रणय जी, तो राइट सर। ओके, तो अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी सारे मेंबर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं, तो और 9-10 भी हो रही हैं, तो सर अभी छोटा सा कोई टॉपिक या सबका, मुझे लगता है थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है सर, उसके अंदर पहले क्लैरिफिकेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा आपसे तो जूनियर हूँ, थोड़ा उसी जमाने में सीखा हूँ, तो मतलब मैं फिर भी समझता हूँ, क्योंकि हम तो सब हाथ से बनाते थे, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप की वजह से क्या हुआ है कि गणित खत्म हो गया है ज्योतिष में। तो इनको बैक टू फंडामेंटल्स करना पड़ेगा। अभी देखो ना, एआई की वजह से काफ़ी चीज़ें कम हो गई, हम्म। ऐसा है ना। हाँ, सही है। क्योंकि अभी डे बाय डे ऐसे ही रहेगा, हमारी दुनिया आस्ते आस्ते कम होते जाएगी। जी। तो अभी सर और है जो आपने 9:30 तक का टाइम रखा है, तो 9:10 हो रही है, तो नहीं, बस अभी 15-20 मिनट में। अभी अगर आपको नहीं, अभी कैसे है मैं आपको बताऊं कि एक तो पहली बात तो अभी इनको 4 दिन जो है हम वेडनेसडे को क्लास लेंगे। इन विद हम्म। इन दैट 4 डेज इनको अपना खुद का कैलकुलेशन तैयार करने दीजिए, जो भी है वो। सर अगर सर मैं गणित तो में बोलता हूँ आप होमवर्क दीजिए हमें। नहीं, होमवर्क इसमें कुछ होता नहीं है, मतलब वो याद अरे करे। अरे, मैं बताता हूँ, चलो चलो मैं बताता हूँ फिर मॉनिटर के हिसाब से। ठीक है, चलो। हाँ, एक तो क्या है, हम सभी को राशि के सभी नक्षत्र के नाम, उनके सभी चरण के सूक्ष्मांश के नाम, इतना तो पहले याद करना ही पड़ेगा। यस, उसके बगैर आगे नहीं चल पाएंगे। करेक्ट। अब जिनको फिर इसमें कष्ट हो रहा हो, समय नहीं हो, ज्यादा बिजी हो, तो फिर उनको क्लास अटेंड करने का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो एकदम प्राथमिक है। राशि की दिशा, राशि के तत्व, ग्रहों के तत्व, ग्रहों की राशियां, ये सब तो चीजें फंडामेंटल्स है। अगर इसके अंदर आपको फंडामेंटल्स में समस्या है, तो पहले उसको पक्का करिए। उसके बाद या तो फिर बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो आपको मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा। फिर आप पूछते रहेंगे, दूसरे लोगों का टाइम भी फिर वेस्ट होगा। 2 लोग पूछना चाहते हैं। एक, पहले मैं वसंत जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जयेश भाई, वसंत जी बताइए। जयेश भाई, हाँ, ये जो सर ने जो चार्ट दिया है सूक्ष्मांश के, जो 108 सूक्ष्मांश, वो तो याद कर लेंगे। लेकिन सर ना बार बार जो भी लग्न कुंडली में जो समझो कोई राशि है, वो नवमांश में वो कौन से नवमांश बन जाएगा, वो नवमांश की राशि भी बोलते हैं। उसका कुछ ऐसा कोई चार्ट है जिससे कि हम लोग जैसे सूक्ष्मांश के 108 याद कर लेंगे, वैसे वो भी याद कर लेंगे? नहीं, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे है कि अकॉर्डिंग टू डिग्री, मैंने अभी वो भाई साहब ने पूछा था सिंह राशि के अंदर 26 डिग्री, तो हमको नियम है कि 3 20 6 40 10 13 20 16 40 20 23 20 26 40 26, ऐसा एक नियम है। तो वो स्लॉटिंग तो जैसे कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो आपको वहाँ पर ही दिखेगा कि आपका ग्रह कौन से राशि से कौन से नवमांश में आ गया है। नहीं। मैं उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। 30 डिग्री है, और उसके 900, उसको 9 से भाग दीजिए, यस। नहीं, वो हो गया कितना होगा? जयेश भाई, वो समझ कितना गया हो मैं। गया? जयेश तीन भाई, 3 डिग्री 20 मिनट, तीन समझ गया, डिग्री बीस मिनट एक चरण है। समझ गया जयेश भाई। राशि के 9 हिस्से, नवमांश है। हर एक चरण जो है, हर एक नवमांश है, वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। आपको पता है बच्चे का जन्म है वो कितने मिनट के बाद में उसका नवमांश बदलता है? हर 15 मिनट के बाद। क्यों? वो जरा अगले बार क्लास के पहले सोच के बताना, ठीक है? जयेश भाई, जयेश भाई,
मेरा क्वेरी वो हाँ रहता है, वो समझ गया मैं। 3 डिग्री 20 सेकंड के बाद हर पद बदलता है, चरण बदलता है नक्षत्र का, नवमांश बदलता है, नवमांश बदलता है। नवमास होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जैसे दिए हुए सूक्ष्मांश, वैसे उसके नवमास की जो राशि है वो भी 12 12 के इसमें चेंज होते रहेंगे। तो उसमें कोई ऐसा है कि कौन सा सूक्ष्मांश का कौन सा राशि रहेगा करके नवमास वो में? दिखाया ना, चार्ट में दिखाया ना साहब, अकॉर्डिंग टू चार्ट जो आपको ग्रीन ब्लू कलर का दिया है ना, वही है उसके अंदर। उसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ गए ना। उसका कोई टेक्निकल प्रोसेस नहीं है अभी, उसके मतलब लिए उनका ये प्रश्न है सर, बराबर उनका है। ये प्रश्न है कि ये जो सूक्ष्मांश है उसकी राशि है। हाँ, बराबर। जैसे 65 नंबर का सूक्ष्मांश है, हाँ बराबर। तो वो बराबर। मतलब कौन सी राशि में आएगा और उसके हिसाब से क्या हो, वो ये ऐसा नक्षत्र पूछ रहे हैं देखिए, वसंत जी? सर D1 का D9 में जो कन्वर्जन है उसका कोई रेशो है? जैसे डी रेशियो नहीं है। रेशियो हमको 3.20 डिग्री का ही रेशियो है। हमारा ये गणित 60 का है, 100 का गणित नहीं है। ये गणित 60 का है। समझ गया सर। समझो D1 में मेष राशि है, तो D9 में वो पहली राशि कौन सी आएगी, ऐसा अगर समझना है तो कैसा, उसका क्या रहेगा नहीं तरीका? देखिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। ढूंढता हूँ, अगर मिलेगा तो मैं भेजूंगा। मगर एक अभी आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं। अगर जैसे भी जयेश भाई ने कहा कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है कुंभ राशि में तुला नवमास उनका खुद का है, तो वो वायव्य दिशा में आता है। वायव्य से ईशान्य तक हम जाते हैं तो काफ़ी राशियाँ जो है वो छोटी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो लंब हुई है। तो वहाँ नॉर्थ पोल के अंदर जहाँ पर वसंत संपात बिंदु है, तो वहाँ वसंत संपात बिंदु में आप कोई भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे उदाहरण तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रह समझो मीन राशि में चल रहा है, तो उसकी कक्षा नैरो है। गॉट इट? अभी समझो कि शनि महाराज को 2.5 साल लगेगा मीन राशि में, तो पूरा 2.5 साल नहीं लगेगा, तो उसमें कई दिन कम होंगे, क्योंकि वसंत संपात बिंदु वहाँ पर लंबगोल आया है। तो इसीलिए राशि को जल्दी जल्दी कवर करता है ग्रह, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो कम है। तो उसी तरह आपको नवमास निकालना है, तो वही चीज़ में जहाँ पर आपको जो चार्ट दिया है उसमें सारे डिटेल्स है, और खाली आपको 3-20 से याद रखना है। Got it? अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर हम बेसिक सीखते हैं ना, तो बेसिक सीखने के समय में हमको काफ़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने पूरा बेसिक सिखाया नहीं होता है। तो इसीलिए हमको याद करने में या समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। बेसिक इम्पॉर्टेंट है। वसंत जी का मुझे लगता है प्रश्न ऐसा है कि समझो कि 65 नंबर का सूक्ष्मांश है, तो वो कैसे, मतलब कौन सी राशि में आएगा नवमांश, वो उस ग्रह का? जैसे आपने बताया सूर्य है जो। 65 डिवाइडेड बाई 4 करो, मतलब हम्म 4 को भाग जाता है तो 16 64 आता है, तो 16वां नक्षत्र में आएगा। 17वां नक्षत्र, 17वां नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी से 17वां नक्षत्र कौन सा है? समझ गया आप? तो नक्षत्र तो समझ में आ गया सर, नक्षत्र बस। तो समझ में आता है, बट मैं वो राशि नहीं समझ पा रहा हूँ, राशि कैसे? नक्षत्र की नक्षत्र के चरण के ऊपर से राशि निश्चित होती है ना वसंत जी। अच्छा, वो उसे उल्टा कर लेना। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, नक्षत्र। आपको मैं पूछूं कि अश्विनी नक्षत्र कौन सी राशि में, तो आप फटाक से बताना चाहिए कि नहीं मेष राशि में। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वैसे वो। ओके हाँ ओके हाँ, और ड्यूअल रिलेशन देखना है। ओके 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 ओके। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। हाँ, थैंक अभी यू। मंजरी जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। ये देखिए, गिने चुने लोग ही बार बार पूछ रहे हैं, सर ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें मैं देख रही थी आपका ये जो नौमांश कुंडली बनी है, आपने जो चार्ट भेजा था, उसमें केतु के सामने भोग्य और ये सौम्य नपुंसक, ये क्या लिखा है? ये पांच वाला ही वही वर्ड है क्या? यही है नपुंसकांश, मतलब वही है। मतलब वही वर्ड यहाँ लिखे हैं, लग्न के आगे सौम्य लिखा है, हाँ हाँ हाँ, नपुंसक के वो आगे उसका नपुंसक, उसका शॉर्ट में कैरेक्ट शॉर्ट लिख कैरेक्टर रखा लिखा है, है। कैरेक्टर शॉर्ट लिखा है। करेक्ट। मतलब अच्छा अच्छा, ग्रह वही बना दिए, किसमें गया ताकि नवांश वो हमको लिखा है। हमको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ओके, फलादेश में दिक्कत ना हो, इसके लिए वो क्लब किया हुआ है। अच्छा जी अच्छा जी।
तो हम लोग को जैसे ये आपने जो चार्ट दिया है, इसी चार्ट में अपनी या किसी की भी जो कुंडली सीखना है, तो उसमें पूरा चार्ट एक हमने ब्लैंक भी खींच रखा है, आपने ब्लैंक में भेजा था किसी ने, यस उसे बनाकर देख करके उसको आगे जाकर चेक कर जा सकती है। यस यस, सर ऐसा एक है। चीज इसमें, ठीक है हाँ सर, चल बताइए। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वही नहीं, मैं पूछ देख रही लीजिए, थी टाइम कि है। थोड़ा सा ये लगा कि अपने को लगा तो सेम ही है, मैं कोई गलत तो नहीं समझ रही हूँ, स्टार्टिंग गलत हो जाएगी तो आगे भी। एक्चुअली हम लोगों ने तो सर आज से 25 साल पहले सीखा था। मैं तो रिटायर्ड 5 साल हो गया मुझे भी, मैंने हाथ से सीखा है लग्न बनाना भी, वो भी, तो समझ में तो मुझे हाँ, आ रहा है इसीलिए पूरा। आपका फंडा, हाँ इसीलिए फंडामेंटल्स क्लियर है आपके। हाँ जी हाँ जी, वो तो इतने सालों से कर ही रही हूँ, मैं तो खाली प्रिडिक्शन करती थी, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ। सर्वथा मध्य का एक शौक था, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था पूरे ऊपर से, अभी क्लियर आने लग गया, और मुझे लगता है मुझे समझ में आ जाएगा आप जैसे पढ़ा रहे हैं, बेसिक समझ में आया। और बहुत सही अच्छा। बात है सर, अगर बेसिक हमको नहीं आएगा, बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, तो आगे तो कोई समझना फायदा नहीं, सरल तो मध्य सकते तो ऊपर बहुत से चला मुश्किल है, जाएगा। बहुत सर मुश्किल कल है। 300 थे, आज हमारे यहाँ 67 लोग बचे हैं, आधे तो चले गए पहले दिन से ही। नहीं पहले अभी लोग कैसे कहते है, कि 300 के ऊपर ले जैसे लीजिए। अभी यूट्यूब में नाड़ी का क्लास लेते हैं, अभी मेरे सर नाड़ी के, सबसे खराब यही हो गया आजकल, ऑनलाइन क्लास इतने शॉर्टकट मेथड में पकड़ने लगे हैं, सब चौपट कर दिया, कल नहीं ज्योतिष को खराब कर नहीं, दिया। यूट्यूब में नाड़ी का क्लास है, हाँ जी भृगुनंदी का, हाँ आधा जी, घंटे का क्लास है, खाली आधा घंटा। यस यस, मैंने किया हुआ सर, वो भी किया है, नाड़ी भी किया है मैंने, लाल किताब मैंने खाली पढ़ने की कोशिश के अंदर होता क्या जरा देखता हूँ, बहुत पैसे खर्च किया, इसीलिए मैंने इसमें कहा था सर, इसमें एक चीज मेरी रिक्वेस्ट थी, मैंने सर से भी कहा था, सर थोड़ी सी दक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के गुरु का ज्ञान नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलता। दक्षिणा मैं आपको कहता हूँ कि कोई धर्म के बॉक्स में डाल दीजिए बस, नहीं वो वो तो मैं पहुंच कर जाए। देती हूँ, काम करती हूँ, इसलिए मैं धर्म तो करती हूँ, बच्चे पढ़ा लेती हूँ, किसी को कर देती हूँ, बस वो तो वही अलग है, लेकिन वही ना। गुरु दक्षिणा के नहीं बिना मैं, मुझे लगता था ज्ञान नहीं आएगा। आप सुनिए, दक्षिणा ठीक नहीं है है। ठीक है, वो अभी डिस्कशन बाद में करेंगे, आप उसको कर सकते हैं। अभी सर मैं बहुत अच्छा जयराज जी को क्लास, अनम्यूट कर बहुत सकता अच्छा क्लास है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हूँ। जयराज जी। इसका मेरा ये सुझाव है, आपने जो ये फलादेश तंत्र वाला जो 4 पेज का दिया है ना, इसको पीडीएफ उसको एक बार ग्रुप में और डाल दिए, क्योंकि लोग इससे समझने में जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने ये हाँ फलादेश तंत्र वाला पेज जो है ना पीडीएफ वाला निकाला नहीं, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। तो इसमें हाँ क्या है हाँ कि पूरा नमाज वगैरह का पूरा सब कुछ है इसमें, है ना, तो इसको हाँ, आप ठीक है ठीक। एक बार और डाल दीजिए। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि आप जो अभी ये कुंडली, ये जो सर्वतोभद्र चक्र का जो पूरा चार्ट लगा रहे हैं ना, उसमें जैसे आपने नीचे एक लग्न कुंडली दे रखी है, दूसरी शायद नवांश कुंडली दे रखी है ना, 2 कुंडलियां दे रखी हैं, उनमें ग्रह ग्रह स्पष्ट और पूरे ग्रह स्पष्ट दे रखे हैं। तो हाँ उन भाव ग्रह स्पष्ट है। स्पष्ट को, उस ग्रह स्पष्ट को आप अपने अभी समझाते हुए कि देखिए ये लग्न 11 राशि अर्थात मीन राशि का 6 अंश 54 कला है, तो ये 6 अंश 54 कला इस नवांश में गया और ये इसका फल हुआ। तो यूं इस तरह वो आपकी जो खुद का वो है, उसी को समझाते हुए करेंगे तो ज्यादा मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा सुनिए समझ में सुनिए, आएगा। 3 और 20 कला का स्लॉट है, वो सिखाने के लिए नहीं आपको जरूरत ही वो नहीं, तो क्योंकि मैं आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो जो पढ़ा है। मैं तो बहुत ज्यादा, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ सर, बहुत ज्यादा। ये तो क्या जो अभी जब इनको फंडामेंटली कईयों को इसमें जो आ रहे हैं ना, उनको फंडामेंटली पता नहीं है कि हाँ नवांश हाँ कितना हाँ, होता जयराज जी, है। आपका पॉइंट वेल टेकन है। तो सर है, अभी हाँ कुंडली, अभी सर्वतोभद्र चक्र कुंडली कैसे बनी बनी है, वो सिखाने में वो इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक, अभी ये भवन ठीक है। लाल जी, आपकी बारी है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी प्रणाम दोनों नमस्ते। महानुभाव को। जयेश भाई, आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सज्जन पूछ रहे थे कि कौन सी राशि का नौमांश या कौन सी राशि किस नौमांश में जाएगी, अगर मेरा कुछ पॉइंट गलत हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन जैसा नवमांश चक्र हम बनाते हैं कि यदि मेष राशि में कोई मतलब राशि हो, मेष राशि में 3-20 की, तो वो अ, किस नवमांश में जाएगी उसका एक
चक्र है जी की अग्नि राशि की, मतलब हाँ वो सब दिया हुआ है, जी जी जी। पूरा दिया हुआ है हाँ वही आप। बेसिक मैंने कहा जो नहीं नहीं रेडीमेड है वो, कि मेष सिंह और वृश्चिक राशि में जो राशि जो, चर का पहला नवांश चर में जाएगा, ये ऐसे हाँ बताइए। हाँ वही वही स्थिर वही का चर का, पांचवा। फिर स्थिर का, फिर द्विस्वभाव का, ऐसा वो अगर वो उसको गो थ्रू कर लें तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस यही मुझे कहना था, धन्यवाद। ऐसा है बाबूजी, मैं आपको बताता हूँ। अग्नि तत्व का आरंभ मेष नवमास से होता है, पृथ्वी तत्व का आरंभ मकर नवमास से होता है, वायु तत्व का आरंभ तुला नवमास से होता है, जल तत्व का आरंभ कर्क नवमास से होता है। 1 4 7 10 ऐसा हाँ है। ठीक है, उसका कुछ एक्सेल जैसा मैं बनाकर मैं डाल दूंगा, ऐसा हो तो जिनको मतलब नहीं पता नहीं है वो उसका वेरी पीडीएफ बना सिंपल दें। है, वो इतना ये नहीं है, तो वेरी सिंपल है। हाँ सर, सर हम तो वो फंडामेंटल्स हमारे तो क्लियर है, इनके नहीं है, जिनको थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ प्रोवाइड करने की, अभी मैं इनके आपको टाइम बता मिला रहा हूँ तो। जयेश भाई, ऐसा है, बता रहा हूँ मैं। देवकिरलम चंद्रकला नाड़ी, उसमें 1440 नाड़ी आती है। अभी हर एक अंश में 5 नाड़ी आती है, तो 150 नाड़ी एक राशि में आएगी। हाँ 150 इंटू 12, 1800 नाड़ी हो गई। 1800। तो 1800 नाड़ी का हम कैसे हिसाब करेंगे, वो भी कंठस्थ है। मैं आपको चार्ट भेजता हूँ। तो क्या होता है, जितने आप डीप जाएंगे उतना ज्योतिष शास्त्र काफी बड़ा है। अब मुझे जी जी। बताइए, आप अगर समझो एक अंश में 5 स्लॉट आते हैं, मतलब एक अंश में 5 स्लॉट आते हैं, तो एक में 150 नाड़ी आती है, तो 12 में 1800 नाड़ी आएंगी। तो 1800 नाड़ी से भी हम इट इज, ये साइंस जो है ये 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 ब्रेकअप्स है। क्या बात करें। ऐसा है। तो एक अंश चलने के लिए 4 मिनट लगता है, तो 4 मिनट का अगर कैलकुलेशन करें 240 सेकेंड हो गए। 240 सेकेंड को 5 से भाग करेंगे तो कितने सेकेंड की नाड़ी हो गई? ऐसा है ना। 48। हाँ 48 सेकेंड की एक नाड़ी होती है, 48 सेकेंड। और जब वो नाड़ी उत्तर में चली जाती है तो वो 40 सेकेंड की होती है। तो इन बिटवीन 40 सेकेंड समथिंग विल हैपन इन योर लाइफ, दैट इज द प्रेडिक्शन। ऐसा है। सर अभी ईरा जी को कुछ पूछना है, वो कौन? बोलिए। हाँ सर, बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी। मैं आपकी पेशेंस को प्रणाम करती हूँ, और इसके साथ साथ केवल सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि हमें सीखने का टाइम दीजिए। इतने क्वेश्चन मत पूछिए, इतने मत क्वेश्चन पूछिए कि अपने टॉपिक से ही डेविएट हो जाए। तो इसलिए आप या तो फिक्स टाइम रख लीजिए कि 1 घंटे आप पढ़ाएंगे, इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। क्योंकि जो क्वेरीज हैं इनमें काफ़ी क्वेरीज ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल से जो लेवल से आपने पढ़ाना शुरू किया है उस लेवल से थोड़ा नीचे हो जाती हैं। तो जो सीखना चाहते हैं, जिनकी एक इच्छा है सीखने की, आगे बढ़ने की, तो वो कहीं ना कहीं, और आपकी भी एनर्जी मतलब इन आंसर्स देने में नहीं जा देखिए रही है। ऐसा है। तो हाँ मेरी ईरा जी, सबसे और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है जी। ईरा जी आपके बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, पर क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। एक दूसरा क्या है कि देखो, जी सर का और मेरा, ये दोनों हम ऐसे कमिटेड है कि अगर 15 क्लास के बदले 20 क्लास भी होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी, और 300 के बदले 60 लोग भी होंगे, 60 के बदले कल 25 भी होंगे, और फिर 5 रह जाए तो भी दिक्कत नहीं है, और अंत में मैं अकेला रहूं तो भी दिक्कत नहीं है। बराबर। पहली जी बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि देखो, पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब वो सोचते हैं तो उनको हम प्रेरित करेंगे कि वो थोड़ा होमवर्क ज्यादा करें। जी क्लास में देखो, हर हर स्टूडेंट है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था 11th 12th में, जी तो आई यूज्ड टू बी अ टीचर। ठीक है, मेरा तर्क का गुरु है D1 चार्ट में, और D9 में धनु का है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्या के प्रति, पढ़ाने के प्रति मेरी कितनी रुचि होगी। ठीक है। नहीं, वो तो रुचि तो आपकी दिख ही रही है। हाँ, तो ईरा जी यही है कि देखो, हाँ ऐसा है कि हम 1 घंटा पढ़ाई का रखिए, 1 घंटा क्वेश्चन का
रखे तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा हाँ, वो तो जस्टिफाइड हाँ, है, जैसे वो जैसे जस्टिफाइड है आज सर। हमने क्या किया कि सर ने मतलब एक पूरा टॉपिक, मतलब वो एडवांस लेवल पे जा रहे थे, मैंने सर को थोड़ा नीचे आने के लिए कहा। नीचे आए, फिर वो एक लॉजिक सबको समझ में आने लगा, तो फिर वहीं रोक दिया, क्योंकि मुझे मैसेजेस कंटिन्यूस आने लगे कि सर इसमें ये पूछ रहा है, हमको वो पूछ रहा है। तो उससे फिर आगे सर तो तुरंत गियर चेंज करके दूसरे पे चले जाते, वो जी तो आधे पे पहुंच गए थे। तो मुझे लगा कि अभी सर को थोड़ा रोक देते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। तो क्या सबको तसल्ली से देखो, आज मतलब कितने फंडामेंटल सबके क्लियर हो गए हैं, जी है ना। तो क्या है कि देखो क्लास में ऐसा है कि भाई सबको सिखाना पड़ता है। तेज स्टूडेंट को भी जल्दी समझ में आ जाता है, कोई पहले से घर से पढ़कर आए होते हैं, कोई मतलब और भी मतलब तेज होते हैं तो जानते भी होते हैं। तो ठीक है, वो सब रहते हैं, हमें सबको मैनेज करना है नहीं और सर, सब मैं तो सीखे। आपको हेड्स ऑफ यू है। एंड आप जैसी पेशेंस अगर हम लोगों में आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। नहीं नहीं, दैट इज आप ऑल्सो पूछ रही हो, नहीं, अच्छी बात है, पूछते रहिए। सभी के क्वेश्चन का पूरा तसल्ली से आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी बाकी के क्वेश्चन नहीं अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। तो समय की मर्यादा को देखते हुए अभी आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू दिलीप सर, और थैंक यू, आपका आशीर्वाद बहुत हमारे बहुत ऊपर बना शुक्रिया, रहे, बहुत और बहुत बाकी शुक्रिया। सभी गुरु बंधुओं को भी मेरा प्रणाम और जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद। मिलते हैं बुधवार को यस, शाम को 7:30 बजे। श्योर। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि बोलिए। आप लोग क्लास में 7 बजे तक में ज्वाइन कर लीजिए। भले कम हो ज्यादा हो, 300 का पैसा मैंने खर्चा किया, मेरे को फिर भी 60 आए, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। लेकिन यही 60 के अगर कल ये कुछ, ये इनका कोई ठिकाना नहीं है, जो ऐसी हवा की जैसे आते हैं ना उनका, तो अभी हमने पूरा प्रोविजन कर दिया है। अब ठीक। ऐसा होता है कि आज बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनको क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैंने कंपलसरी कर दिया है कि वही साइन इन पहले जूम में करो, फिर यहाँ लिंक तो ही आपको अलाउ करेगी। तो जो लोग बिना साइन किए आ रहे थे उनको आने नहीं दिया, जूम ने ही रोक दिया, इसलिए संख्या कम हुई है हीरा जी। यस यस। समझे, मैंने सारे अभी इतने फिल्टर्स डाल दिए हैं कि कोई ऐसे फालतू का कचरा वाला कोई अंदर आ ही नहीं पाएगा सर। मैं तो मकर राशि वाला हूँ सर, शनि प्रधान हूँ, कुंभ लग्न है, तो मैं तो अनुशासन वाला ही बंदा हूँ। तो ये मतलब ठीक है, पहले आने देते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर साफ करना तो मतलब है, कर देंगे, तो वो अनुशासन कोई बहुत बात नहीं महत्व है। है। हाँ, तो इसीलिए अनुशासन बहुत आज बहुत जरूरी है। अच्छे लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं, मेरे परिचित लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन अभी ये है कि सबसे पहले जूम में आपको साइन इन करना है, तभी लिंक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं और करेगा, जूम में आप बराबर। साइन इन करोगे तो अपना भी हमें नाम आ जाएंगे, तो झंझट ही यस, खत्म है। हाँ, करेक्ट। अभी ये और एक मुझे व्हाट्सएप पर्सनल में मैसेज आया कि नवमांस किसी को नहीं आता। मैं अभी भेज लूंगा इस ना, पूरा वापस देखता हूँ। सर इनको है ना, एक मैं बताऊं ना समस्या क्या है। नवमांस मतलब क्या वो पता नहीं है। ओहो, ठीक है। हाँ, ये लोग D1 के ऊपर से ही आदत है इनको। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नवमांस क्या है ना, थोड़ा वो थोड़ा बता दीजिए। चलो अभी टाइम है, मतलब टाइम तो खत्म हो गया, तो 5 मिनट में सर थोड़ा जितना भी हो सके उतना बता। नहीं। चलेगा। नेक्स्ट टाइम समझो अर्ली टाइम भी करेंगे, कोई बात नहीं, फिर हम ये करेंगे। हाँ, हम्म। ओके। थैंक यू। हाँ ठीक है, तो सर नेक्स्ट धन्यवाद। टाइम लेते हैं। जय श्री थैंक यू कृष्णा। सर। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय बंद श्री करता कृष्ण। हूँ मैं। हाँ, एंड करूँ। हाँ हाँ, मैं भी बंद करता हूँ। श्योर। थैंक थैंक यू। यू सर। जय श्री कृष्ण।